सो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज है हमारी मशीन लर्निंग डे नंबर 4 की क्लास। एक बार जो भी स्टूडेंट्स लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी वॉइस, इंटरनेट स्पीड, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सारी चीज़ें क्लियर है या नहीं है। हम लोग आज जो हमारी मशीन लर्निंग की डे नंबर 4 की क्लास करने वाले हैं वो हमारी 50% प्रैक्टिकल होगी और 50% जो है हमारी यहाँ पे थ्योरी क्लास होगी। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेंगे डे नंबर 3 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई है। उसके बाद हम लोग जो है आज की क्लास डे नंबर 4 की स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि डे नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो क्लास है डे नंबर 3 की जो क्लास है हमारी उससे ही रिलेटेड आज हमारी डे नंबर 4 की क्लास होने वाली है। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आई होप आप लोग को मेरी साउंड, वीडियो और इंटरनेट स्पीड जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग आज की जो है हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए हमारी डे नंबर 3 की जो क्लास है उसको एक बार रिकॉल करना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमने डे नंबर 3 में देखी थी। मैंने आपको डे नंबर 3 के अंदर मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताया था कि मशीन लर्निंग की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या क्या होती है, जिसमें पहला जो स्टेप था वो था फ्रेम द मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था डेटा गैदरिंग का स्टेप, मतलब डेटा को कलेक्ट करने का स्टेप, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो आज हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो हमारा जो सेकंड नंबर पार्ट है जिसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, डेटा गैदरिंग का पार्ट, उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि कैसे इंस्टॉलेशन हमको करना है, इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग को कैसे डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, उसके बाद एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था जुपिटर नोटबुक में। उसके बाद डेटा गैदरिंग में हमने देखा था कि CSV फाइल को हम लोग कैसे पाइथन में अपने डेटा को गैदर करते हैं, CSV फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं एक CSV फाइल से अपने पाइथन लाइब्रेरी के अंदर। हम लोग यहाँ पे जिसमें हम लोग इंपोर्ट किए थे हमारी पांडा लाइब्रेरी को। फिर हमने देखा था कि एक SQL को, जो हमारा SQL सर्वर था या फिर JSON की जो फाइल है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे डेटा को गैदर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि डेटा गैदरिंग में टोटल चार हमारे जो है सेक्शन जो है उसको हम लोग देखेंगे, या फिर 4 पार्ट हम लोग देखेंगे कि डेटा को किस तरीके से हम लोग यहाँ पे गैदर जो है कर सकते हैं या फिर डेटा को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो दो पार्ट हमने पहले देख चुका है हमारे डे नंबर 3 के अंदर, जिसमें आप देखिए यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, वर्किंग विद CSV, ठीक है, और वर्किंग विद JSON फाइल। आज हम लोग देखेंगे फैचिंग डेटा फ्रॉम API के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को यहाँ पे फैच करते हैं या फिर डेटा को गैदर करते हैं या फिर क्या डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, राइट। मैं कमेंट बॉक्स पे देख रहा हूँ आप लोग को सारी चीजें क्लियर है ना, मुझे एक बार क्लियर लिख दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता नहीं चल पाता है एक बार वीडियो स्टार्ट हो जाने के बाद कि आप लोग को मेरी वीडियो और ऑडियो क्वालिटी क्लियर है या नहीं है। क्योंकि पिछले बार भी हमारा जो कैमरा है वो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी हमने अपनी क्लास को कंटिन्यू रखा था। तो छोटे मोटे यदि कोई एरर्स या फिर कोई इंटरनेट प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी अभी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो एक बार क्लियर लिख दीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है आज की जो हमारी क्लास है पूरी डेडिकेटेड होगी फैचिंग डेटा फ्रॉम API के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज की जो क्लास है उसमें फ्रेमिंग ए मशीन लर्निंग प्रॉब्लम देखेंगे, जो आज हमारी होगी डे नंबर 4 की क्लास, जिसमें हम लोग 2 मेनली टॉपिक देखने वाले हैं डे नंबर 4 पे। मशीन लर्निंग की कैसे एक प्रॉब्लम को हम लोग फ्रेम करते हैं, जो हमारा मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था, ठीक है, ये जो था हमारा, उसमें पहला था फ्रेम द प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम को कैसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, पहला स्टेप था। दूसरा था हमारा डेटा गैदरिंग का। तो आज हम लोग जो हमारा मशीन लर्निंग का फ्रेम प्रॉब्लम है इसको डिस्कस करेंगे, जो हमारा थ्योरी पार्ट होगा आज की क्लास में, और एक API से हम लोग कैसे डेटा को फैच करते हैं ये हम लोग देखेंगे डेटा गैदरिंग का। इसके बाद केवल डेटा गैदरिंग में एक टॉपिक हमारा बचेगा, फैचिंग डेटा यूजिंग वेब स्क्रैपिंग, जो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बिकॉज आज की जो क्लास है बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज एक तरह से ना आप ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो मशीन लर्निंग में भी, या फिर एक कह लें कि एक मिनी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हो। क्योंकि मैं आज आपको ना लाइव बताऊंगा कि कैसे हम लोग API से किसी भी ऐप को हम लोग बनाते हैं, उसमें एक API क्या होती है ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उस API से रियल टाइम हम लोग कैसे डेटा को गैदर करते हैं अपने पाइथन के अंदर, वो भी हम लोग आज सीखेंगे। तो एक तरह से एक आपका जो एक प्रैक्टिकल यहाँ पे जो है एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह आज की जो है हमारी क्लास होगी। तो पहले हम लोग हमारे पहले पार्ट को देख लेते हैं
फैचिंग डेटा फ्रॉम एपीआई, एपीआई के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को गैदर करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग हमारा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे, फ्रेमिंग ए मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक मशीन लर्निंग की रियल टाइम प्रॉब्लम बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को यहाँ पे फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के हमारी डे नंबर 4 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने नोट्स यहाँ पे ओपन कर लिया है और कुछ चीजें मैं और आपको यहाँ पे बता दूंगा। जो हमारी डे नंबर 3 की क्लास थी जिसमें हमारे जो लास्ट का जो कोड में कुछ प्रॉब्लम्स आया था उसको मैंने गिटहब में भी डाल दिया है, वो भी मैं आप लोग को लास्ट में जो है यहाँ पे बता दूंगा। आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे 2 काम करने हैं। पहला, आपको हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको डेटा साइंस की, डेटा एनालिस्ट की नहीं, डेटा साइंस की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, फ्री डेटा साइंस कोर्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जाके अपने आपको कोर्स में एनरोल कर लेना है। एनरोल करने के बाद ही आपको नोट्स वहां पे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहां पर मैं पूरी डे वाइज वहां पर आपको पूरे के पूरे वीडियो, डेटा सेट और ये जो पीडीएफ नोट्स आपको दिख रहा है ना, ये भी मैं आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो लोग हमारे ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए मैं गिटहब में आपको डेटा सेट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन नोट्स जो आपको ये पीडीएफ नोट्स है वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग हमारी जो आज की क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग डेटा गैदरिंग में एक एपीआई के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को फैच करते हैं। उसके बाद हम लोग हमारे जो थ्योरी पार्ट है उसको यहाँ पे देखेंगे। तो आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक एपीआई होता क्या है और एपीआई कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये एकदम बिगनर फ्रेंडली सीरीज है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एपीआई होता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एपीआई होता क्या है और कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक पर्टिकुलर वेबसाइट से डेटा को उठाएंगे और हमारे पाइथन के अंदर जो है हमारी डेटा को यहाँ पे जो है इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो एपीआई है वो क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। एपीआई की वर्किंग को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं। व्हाट इज एन एपीआई एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, API का जो फुल फॉर्म है, जिसको मैं बार बार API कह रहा हूं, उसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड API इज एसेंशियल ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिटेक्टेड हाउ टू मशीन टॉक टू ईच अदर। क्या होता है कि हम लोग ना यदि कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, कोई ऐप बनाते हैं, चाहे वो iOS ऐप हो, ठीक है, या फिर चाहे वो एंड्रॉयड ऐप हो। अब क्या होता है कि मेरे को ना सर्वर में एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, एक दूसरे मशीन के साथ क्या करना पड़ता है, टॉक करना पड़ता है, यहां जो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए यूज होता है आपका एपीआई, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नाम से ही आपको क्लियर है कि प्रोग्रामिंग इंटरफेस, आपको एप्लीकेशन के किसी भी प्रोग्राम को इंटरफेस करना है किसी दूसरी अनदर मशीन के साथ, एक दूसरी मशीन को इजी भाषा में कहें एक दूसरे से टॉक करना है या फिर सर्वर से कोई डेटा उठाना है, तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं क्या, API। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ API बेस्ड इंटरेक्शन इंक्लूड ए क्लाउड एप्लीकेशन कम्युनिकेशन विद ए सर्वर। आपको सर्वर के थ्रू यहाँ पे क्लाउड कम्युनिकेशन करना पड़ता है। सर्वर पिंगिंग ईच अदर, सर्वर एक दूसरे को क्या करते हैं, पिंग करते हैं, मतलब बात करते हैं। और एप्लीकेशन इंटरेक्टिंग विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए API जो है यहाँ पे यूज होता है। मैं आपको आगे चल के एग्जाम्पल्स ही बताऊंगा कहाँ कहाँ पे API यूज होता है। ठीक है, आप देखिए यहां पे ना एक डायग्राम बना हुआ है, इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि आप जाते हैं, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट में ये जो शेफ है आपका, मान लीजिए ये क्या है, आपका सर्वर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे पूरा का पूरा शेफ के पास क्या है, इंग्रेडिएंट है, डेटा है, आपकी जो है डिश है। ठीक है, अब आप एज ए कस्टमर हो, ठीक, आप क्या करते हो, डायरेक्ट शेफ के पास किचन पे तो नहीं जाते हो। ठीक है, वैसे ही आप एज ए यूजर हो, ठीक है, यहां पे आप यूजर हो, आप डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं जाते हो। आप क्या करते हो, एक वेटर को यहां पे अपनी कमांड देते हो। ये जो वेटर है ना, यही हमारा एपीआई है। ठीक है, आपको सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है या फिर मल्टीपल मशीन्स को सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एपीआई को यहां पे यूज करते हैं। इसके ना मैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी ट्रेन बुकिंग सिस्टम, ठीक है, इंडिया में जो ट्रेन बुकिंग सिस्टम है वो कौन ये ऑपरेट करता है, IRCTC ऑपरेट करता है। ठीक है, सेकंड, या फिर हम लोग हमारी फ्लाइट बुकिंग सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, हम लोग इंडियन रेलवे में जाके अपनी जो टिकट है उसको बुक करते हैं, ठीक है। और एक है हमारा फ्लाइट बुकिंग सिस्टम, उसमें भी हम लोग जाके हमारी टिकट्स को जो है बुक करते हैं। एयर इंडिया में यदि बुक करना है, इंडिगो में बुक करना है, जो भी मुझे बुक करना है मैं यहाँ पे बुक कर सकता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट है मेक माई ट्रिप, इसमें जाके अपनी फ्लाइट बुक करना चाहता हूँ। सेकेंड वेबसाइट है मेरी, मान लीजिए यहाँ पे इज माई ट्रिप, ठीक है। और भी कोई प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए थर्ड मेरे पास इंडिगो का ही कोई प्लेटफॉर्म है, इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। या फिर मान लीजिए IRCTC में भी मैं करना चाहता हूं, तो मैं कोई ऐप यूज कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कोई ऐप यूज कर रहा हूं, यहाँ पे गूगल पे ऐप यूज कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं, ये ऐसे ही ऐसी कोई मेक माई ट्रिप से भी बुकिंग हो जाती है, तो मैं मान लीजिए यहाँ से ट्रेन टिकट जो है बुक कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मैंने जो फ्लाइट बुक की है या फिर कोई ट्रेन बुक की है, फ्लाइट में जो मेरा कंपार्टमेंट है इसमें जो है मेरे पास यहाँ पे 60 सीट्स है, ठीक है। 60 सीट्स यहाँ पे मेरी जो है इस तरीके से शो हो रही है। यदि एक यूजर है जो मेक माई ट्रिप से जाता है और यहाँ पे ये वाली जो सीट है ना, इसको यहाँ पे बुक कर लेता है, ठीक। ये बुक कर रहा है कहाँ से, मेक माई ट्रिप से, इसकी जो है पेमेंट हो गई, ठीक है, इसने बुक कर लिया। तो ये क्या हुआ, ये पूरा के पूरा जो डेटाबेस है, सर्वर है, वो मेक माई ट्रिप में भी दिखाएगा कि ये सीट बुक हो गई है, इज माई ट्रिप में भी दिखाएगा सीट बुक हो गई है, और इंडिगो की यदि ये फ्लाइट है तो उसमें भी दिखाएगा कि ये जो सीट है यहाँ पे फुल हो गई है। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन कभी आपके भी दिमाग में आया होगा कि क्या जो मेरा डेटा है, जो मेरी फ्लाइट का जो डेटा है, ये पूरा की पूरा तीनों वेबसाइट के साथ क्या शेयर कर दिया जाता है, ये आपके भी दिमाग में आया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और हम लोग लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से क्लियर समझने के लिए, हमारी ट्रेन का, ठीक है। आपने में से बहुत लोगों ने ट्रेन का बुकिंग सिस्टम देखा होगा। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना जो ट्रेन का जो बुकिंग कराया, तो क्या इंडियन रेलवे ने मेरा डेटा गूगल पे को दे दिया, या मेक माई ट्रिप को दे दिया, या इज माई ट्रिप को दे दिया, किसी या फिर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, अपना जो एक्सेस है, जैसे गूगल को एक एक्सेस दे दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए गूगल भी से भी हमारी सीट जो है डायरेक्टली बुकिंग हो जाती है, गूगल का भी एक सिस्टम बना हुआ है जिससे हमारी फ्लाइट बुकिंग हो जाती है, डायरेक्ट हमारी ट्रेन बुकिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो IRCTC या रेलवे है ना, वो ना एक हमारा जो डेटाबेस है, ठीक है, इस डेटाबेस से एक API जो है वो एक्सेस दे देता है, किसको, ये जो मान लीजिए IRCTC इंडियन रेलवे का डेटाबेस है, ये एक API कम्युनिकेशन दे दिया, किसको दे दिया, गूगल को दे दिया। मान लीजिए एक API इंटरफेस दे दिया, किसको, हमारे मेक माई ट्रिप को दे दिया, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करता है, API के थ्रू अपने आप की अपना जो डेटाबेस है उससे कम्युनिकेट करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि हम लोग कोई भी ट्रेन को सर्च करते हैं, ठीक है, मैं मेक माई ट्रिप में गया और यहाँ पे देखता हूँ अपना PNR स्टेटस। अब ये PNR स्टेटस को मैंने यहाँ पे डाला, सर्च में क्लिक किया, मेक माई ट्रिप क्या करेगा, API के थ्रू, इंडियन रेलवे के API के थ्रू क्या करेगा, इस डेटाबेस से कम्युनिकेट करके आपको बता देगा भाई आपका PNR स्टेटस ये है। वही काम सेम टू सेम कहाँ पे होगा, मान लीजिए कोई मैं और कोई ऐप यूज करता हूँ थर्ड पार्टी, गूगल का, गूगल में ये डायरेक्ट PNR सर्च करता हूँ, तो वो भी इस डेटाबेस से जाके आपको क्या करेगा, कम्युनिकेट करके आपको रिजल्ट बता देगा। ये काम होता है API का, ठीक है। अब इस API से हम लोग कैसे डेटा उठाते हैं ये आपको सीखना है। अब आपको इस प्रोजेक्ट की जो गंभीरता है, इस प्रोजेक्ट का जो वेटेज है, वो भी आपको अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस पूरे के पूरे डेटा गैदरिंग के प्रोसेस में एक वेबसाइट है, जिस वेबसाइट में हम लोग जाएंगे और उस वेबसाइट से हम लोग ना डेटा को उस वेबसाइट की API के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे जो है ना डेटा को लेकर आएंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है, कि API कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल ऐप की मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए इंडियन रेलवे की वेबसाइट हो गई, ठीक है, एक iOS ऐप हो गया, ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ पे विंडोज ऐप हो गया, ठीक है, जब बहुत ज्यादा तो यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए विंडोज ऐप बना हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक एंड्रॉयड ऐप बना हुआ है, ठीक है। ये चारों का जो है ना कम्युनिकेशन होगा एक ही API के थ्रू, एक ही डेटाबेस से, ठीक है, एक ही API के थ्रू, एक ही डेटाबेस से। ऐसा नहीं होगा कि वेबसाइट में अपडेट हो गया, आपने वेबसाइट से टिकट बुक कर ली तो ऐप में अपडेट नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तीनों ऐप में जाए, कम्युनिकेशन एक साथ ही होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेबसाइट यूज कर रहे हैं एक TMDB का, ठीक है।
जिसमें हम लोग पूरी की पूरी मूवी की रेटिंग जो है उसको यहाँ पे जो है यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे नोट्स में मैंने वेबसाइट प्रोवाइड कर दी है, ये आपका वेबसाइट का लिंक है TMDB, ठीक है। इसको हम लोग जाकर ओपन करते हैं और हमारा जो आज का जो कोड है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, पहले मैं आपको ना API का जो लिंक है, ठीक है, वो कैसे हम लोग यूज करेंगे वो मैं आपको स्टेप बता देता हूं, वैसे वैसे आप फॉलो करिएगा जब मेरा लेक्चर देख लेंगे उसके बाद। तो हम लोग जाते हैं गूगल में, हमारी जो वेबसाइट है TMDB, ये जो आपको लिंक दिख रहा है इसको यहाँ पे जाके ओपन करते हैं। आपका जो सर्च इंजन जो है उसमें आप किसी में भी जाके इसको जो है वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। देखिए ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक है द मूवी DB, ठीक है, tmdb.org, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे जाके लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन कर लेंगे आप यहाँ पे, तो आपको यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अभी मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है अपना शो कर देता हूँ, ठीक है। आपको अपना खुद का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। यहां पर इस तरीके से इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस तरीके से यहां पे शो होगा, ठीक है। यहां पर आपको जो ना सेटिंग्स मिलेगी, प्रोफाइल्स एंड सेटिंग्स आपको मिलेगी, इस पे आपको चले जाना है। ये आपको राइट साइड में यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, यहां पर आपको चले जाना है, ठीक है। यहां जाने के बाद नीचे में आपको ये मिलेगा क्या, एक API का सेक्शन, ये आपको API का सेक्शन मिलेगा, ठीक है। इस API के सेक्शन को यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ना आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप डिटेल्स फिल आउट कर दीजिएगा, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, कंट्री, जो भी चीज आपसे यहाँ पे मांगी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट हो जाएगी एक API की, ठीक है, जैसे कि आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा है, ये है मेरी क्या, API की, ठीक है। तो आपको एक API की क्या करना है, यहाँ पे जाके एक API की को यहाँ पे जनरेट कर लेना है। आपको खुद की अपनी एक API की यहाँ पे बना लेनी है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। कौन सी वेबसाइट पे, TMDB की ये वेबसाइट है, ठीक है, themoviedb.org, मतलब themoviedb.org का शॉर्ट फॉर्म है TMDB.org। इस लिंक पे आपको चले जाना है, जाके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद आप सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाकर आपको API वाले सेक्शन पे जाना है और API में जाने के बाद कुछ डिटेल्स आपको फिल आउट करनी है। उस डिटेल्स में आपका नाम, एड्रेस, ईमेल ID, सारी चीजें आप वेरीफाई कर लीजिएगा अपने अकाउंट को, ईमेल के थ्रू वेरीफाई होगा वो। और उसके बाद आपको वहां पर आपको API की मिल जाएगी। क्या मिलेगी आपको, API की मिल जाएगी, ठीक है। यही API की जो है ना प्रोवाइड करता है IRCTC जो है, ठीक है, उस वो प्रोवाइड क्या करता है, यही API की प्रोवाइड करता है, जिस की के थ्रू आप क्या खोल सकते हो। की मतलब आपको पता ही है, चाबी, ठीक है। इस की के थ्रू आप क्या ओपन कर सकते हो, इस डेटाबेस का जो आपको एक्सेस दिया हुआ है, इस डेटाबेस का एक्सेस आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। एकदम इजी सी बात है, धीरे धीरे हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। और ये एक तरीके से आपका लास्ट में जो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, एक तरीके से ये आपका माइनर प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, जिसको आप अपने रिज्यूम में डाल भी सकते हो। अब क्या करेंगे हम लोग, इस API की तो हमने बात कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे गूगल में सर्च करेंगे TMDB API, ठीक है। तो मेरे को इसका एक डेवलपर साइट मिलेगा, मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे लिखता हूं TMDB API, ठीक है। इसको यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी developers.themovie.org। इसका भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, developer.movie.org। यहाँ पर आपको जो है इसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। इस वेबसाइट में जाने के बाद आपको, आप डायरेक्टली लिंक को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट उस पेज पे चले जाओगे, ठीक है। अब क्या है, यहां पर जाने के बाद आपको जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है ना, यहां पर आपको मिलेगा क्या, मूवी लिस्ट, है ना। ये आपको यहाँ पे मूवी लिस्ट मिलेगा, माफ करिए, यहां पर आपको जो मिलेगा TMDB.movie टॉप रेटेड लिस्ट, ठीक है। यहां पर आपको देखिए रेफरेंस मूवी टॉप रेटेड लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा, थोड़ा सा सर्च करेंगे तो यहाँ पे मूवी टॉप रेटेड लिस्ट आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, एक बार हम लोग ऊपर से देखते हुए आते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर रेटेड मूवी आ गया, ये हमारा टॉप रेटेड मूवी लिस्ट हो गया।
ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे टॉप रेटेड का सेक्शन जो है दिखा रहा है। ठीक है, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप रेटेड का ये सेक्शन दिखा रहा है मूवी लिस्ट के अंदर। और जो आपका लिंक है ना, ये लिंक भी मैंने आपको कॉपी पेस्ट कर दिया है, developer.themoviedb.org/reference/movie टॉप रेटेड लिस्ट। यदि आपको यहाँ पे ढूंढने में परेशानी होती है तो आप नोट्स में जाएंगे तो ये जो लिंक है ये भी मैंने आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दिया है। एक बार मैं आप लोग को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे TMDB API वाला जो लिंक है ये भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। इस लिंक को भी आप डायरेक्टली जाके ओपन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस वेबसाइट से जाके अपना एक API की जनरेट कर लिए हैं, लेकिन इस जगह में हम लोग जाके क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ना एक जो हमारा की है उसको कैसे यूज करना है उसके लिए यहाँ पे जो है हमारा जो कोड है वो देखेंगे। तो क्या करता हूं, मैं यहाँ पे जाता हूं, यहाँ पे जाने के बाद मेरे को पाइथन जो है ये सेक्शन मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है ये पाइथन वाला जो सेक्शन है ये मेरे को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एक URL मिलेगा, ये देखिए ये एक URL मेरे को मिल रहा है। यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक URL मिल रहा है। एक URL में http://themovie.org यहाँ पे जो है ये सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ये भी लिंक मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। ये देखिए जनरेट API की आफ्टर लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, ये लिंक को यहाँ पे आपको कॉपी करना है। ये मैं क्यों आया यहाँ पे, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ना इस वेबसाइट में जो टॉप रेटेड मूवीज हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे फाइल जो है उसको मैं यहाँ से उठा सकूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस API की को यूज करेंगे, हमारी एक की जो है उसको यूज करेंगे और इससे ना डेटा को उठाएंगे, इस वेबसाइट से डेटा को उठाएंगे। ठीक है, तो ये URL को मेरे को क्या करना है, कॉपी करना है। तो आप URL को यहां से भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहां पे भी मैंने इसका जो लिंक है ये प्रोवाइड कर दिया है आपको, इसको आप जाके यहां पे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहां पे जाके मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूं। अब आपको ना ये जो रेड वाली जो जगह दिख रही है जहां पर आपको API की लिखा हुआ है, ठीक है, की के बाद इक्वल यहां पे लिखा हुआ है, यहां पर आपकी खुद की जनरेट की हुई API की जो है ना उसको यहां पे ओपन कर लेना है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये जो API की वाला जो सेक्शन है ना इसको मैं हटाऊंगा और इसकी जगह ये जो API की हमने यहाँ पे बनाई थी ना, आपने भी अपनी API की जो बना लोगे इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, इसको यहाँ पे जाके कॉपी कर लेना और यहाँ पे इसको हटा देना। ठीक है, जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे जाके अपनी API की को पेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे जाके अपनी API की को क्या करना, पेस्ट कर देना। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पूरा की पूरा जो डेटा है ना, यहाँ पे मेरा JSON फाइल आ चुकी है। JSON फाइल के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था। ये देखिए पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, थोड़ा आप लोग को शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ना यहाँ पे मैग्नीफायर जो है उसको ओपन करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये हमने इतना जो स्टेप किया ना वो क्यों किया, यहाँ पे एक बार रिकॉल कर देता हूँ। मेरे को ना TMDB की वेबसाइट मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने वहां सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाके अपनी API की बना ली। उसके बाद TMDB API की वाली वेबसाइट में जाके जो मूवी का जो मेरा टॉप रेटेड जो लिस्ट था ना इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। ठीक है, उसके बाद इस वहां से मेरे को ये लिंक मिला, लिंक में जाके मैं अपनी API की यहाँ पे जो है डाल दिया। उसके बाद मेरे को क्या आ गया, यहाँ पर ये जो JSON वाला जो डेटा है वो आ गया। और JSON से हम लोगों ने पहले भी देखा था, JSON वाला जो हमारा डेटा था, ये देखिए कि क्या होता है करके। तो ये JSON फाइल को मेरे को लेके आना था, तो मैंने यहाँ पे डेटा लेके आ गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 1 रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ मूवी के नाम दिख रहे हैं, गॉडफादर, ठीक है, कौन सा ईयर है यहाँ पे पास हुआ है, फिक्शन वाली मूवी है ये। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्राइम, फैमिली, ये सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो आपकी JSON फाइल है ना, ठीक है, इस JSON फाइल को आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पा रहे हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता दूं। ठीक है, अब आपको ये स्टेप तो आप यहां तक आ गए होंगे। आपको API की यहाँ पे मैं बार बार बता दूं, API की इस जगह में जो मैंने नोट्स में रेड करके रखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको API की अपनी खुद की जनरेट करना है और पेस्ट करना है। बिकॉज मेरी API की आप यदि यूज भी करोगे, ठीक है, ये लिंक को भी यूज करोगे तो वहां पर एरर आ जाएगा। बिकॉज बहुत एक ही API की बहुत बार जो है यूज नहीं की जाती है। ये वेबसाइट मैंने आपको सीखने के लिए ये वेबसाइट बनी हुई है, यही चीज मैंने आपको बताया है। अब क्या करना है आपको, एक टूल में आपको बता रहा हूं इस JSON फाइल को रीड करने के लिए। ठीक है, JSONviewer.stack.hu, ये आपको जो है वेबसाइट ओपन कर लेना है, या फिर आप गूगल में भी लिखेंगे ना JSON टूल करके तो भी आपको यहाँ पे JSON फाइल टूल आप लिखेंगे ना, ठीक है, तो भी आपको ये वेबसाइट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है,
जेसॉन एडिटर की जो हमारी वेबसाइट है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जेसॉन वीवर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगी जेसॉन वीवर, ठीक है। यहाँ पर आप जेसॉन वीवर लिखिए या फिर डायरेक्टली जाके वो लिंक को भी आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए JSONweaver.stack.hu, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है, इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन हो जाने देना है। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना तो आपको ये जो जेसॉन फाइल है, ये आपको जेसॉन फाइल दिख रही है, इसको आपको जाके Ctrl+A लेके Ctrl+C दबा लेना है और इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। पूरे की पूरे यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ना इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जाना है, जो मैंने अभी आपको फाइल बताया वहां पे JSONweaver.stack.hu पे, ये लिंक भी मैंने आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है नोट्स के अंदर। एक बार आप लोगों को शो भी कर देता हूं। ये देखिए जो लिंक है मैंने यहाँ पे जो है नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर जाना है और वो जो हमारी जेसॉन वाली फाइल है, ठीक है, जो हम लोगों ने एपीआई की को यहाँ पे पेस्ट किया है, हमारे जो लिंक है उस पे जाके ये सारे की सारे टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इजली से यहाँ पे पेस्ट करने के बाद राइट साइड में आपको यहाँ पे वीवर का सेक्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस व्यू वाले सेक्शन पे जाओगे ना तो यहां पर आपको सारी चीजें जेसॉन की दिखना चालू हो जाएगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, जेसॉन डायरेक्टरी बनी हुई है, जो हमारी जैसे पाइथन की जैसे लाइब्रेरीज होती है ना वैसे यहाँ पे जेसॉन बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके एक डिक्शनरी बनी हुई है रिजल्ट्स की, इसको मैं यहाँ पे जाके ओपन करता हूँ तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने पेजेस हैं। टोटल देखिए इस पेज नंबर 1 के अंदर आपका पहला जो है डेटा आप लोग को यहाँ दिख रहा है 0, ठीक है। 0 के बाद यहाँ पे पहली फिल्म कौन सी है, यहाँ पे द गॉडफादर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल दिख रहा है गॉडफादर का, वीडियो का एवरेज रेटिंग क्या है, ये सारी चीजें दिख रही है। वीडियो की सॉरी मूवी की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वो भी आपको यहाँ पे दिख रही है। मतलब कि फर्स्ट नंबर में हमारी क्या है, गॉडफादर है, जो सबसे ज्यादा मूवी जो है यहाँ पे देखी गई है द गॉडफादर इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड क्लिक करते हैं। सेकंड में आप देखिए यहाँ पर एक एक करके सारी चीजें ओपन होते जाएगी। सेकंड है हमारी द शॉशैंक रिडेम्पशन, बहुत अच्छी मूवी है, इंग्लिश मूवी है, ठीक है। यहाँ पर इस मूवी का टाइटल आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा है, इसका टोटल एवरेज कितना, मूवी का रेटिंग क्या है, काउंट क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रही है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे और टोटल टॉप 5 देख लेते हैं। 1-0 मतलब 1 हो गया, ठीक है। 1 मतलब हो गया 2, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये सेकंड हो गया। थर्ड है हमारी कौन सी मूवी यहाँ पे, द गॉडफादर पार्ट 2, ओके, ठीक है। फिर है हमारी यहाँ पे 4th नंबर में कौन सी मूवी है मैंने तो नहीं देखा है, शाइंडलर लिस्ट समथिंग कोई मूवी है, ठीक है। फिर है आपकी 4th नंबर में यहाँ पे दिलवाले दुल्हनिया DDLJ है यहाँ पे, ठीक है। तो एक इंडियन मूवी भी है इसके अंदर टॉप 5 के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास पेज नंबर 1 में टोटल यहाँ पे 20 मूवी का जो है यहाँ पे सेक्शन आपको दिख रहा है जेसॉन के अंदर। तो हमने क्या क्या किया, हमने अभी ना हमारी जो ये वेबसाइट है इस वेबसाइट में जाके एपीआई की हमारी बना ली, ठीक है। उसके बाद इसकी जो डेवलपर वर्जन है उसमें जाके मैंने डेटा सेट एक सेलेक्ट किया। कौन सा डेटा सेट मैंने सेलेक्ट किया, टॉप रेटेड मूवी का, ठीक है। इस टॉप रेटेड मूवी के डेटा सेट को मैंने क्या किया, यहां से इस यूआरएल को जाके पाइथन आपको सेलेक्ट करना है ना। ये वेबसाइट बनी ही इसीलिए ताकि आप लोग यहां से मल्टीपल कई सारे डेटा को उठा सको, एपीआई की प्रैक्टिस यहां से कर सको, ठीक है। तो यहां पे यदि आप रूबी, नोड.js, PHP में काम करते हैं तो भी आप यहां से डेटा को उठा सकते हैं। यहां पे मैंने पाइथन को सेलेक्ट किया, ये जो यूआरएल है इसको मैंने कॉपी किया और वहां पे बीच में जाके कॉपी करने के बाद ये आपका जो लिस्ट है ना यही यूआरएल है ये, ठीक है। बस की के बाद में यहाँ पे इक्वल टू लगा के अपनी एपीआई की मैंने डाल दी, ठीक है। एपीआई की मैंने अपनी डाल दी यहाँ पे इक्वल टू करके, तो मेरी यहाँ पे जेसॉन फाइल बन गई। मतलब मैंने जेसॉन में डेटा जो एपीआई के थ्रू यहाँ पे ले लिया। इस जेसॉन को अच्छी तरीके से रीड करने के लिए मैंने एक जेसॉन वीवर यहाँ पर आपको शो करके दिखा दिया। हमने क्या कर लिया, अपने एपीआई के थ्रू अपने फाइल से डेटा को उठाया, एपीआई के थ्रू उठाया और जेसॉन फाइल में यहाँ पे जो अपने डेटा को लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उस पे हम लोग जाएंगे। हम लोग ये जाएंगे कि इस पूरा की पूरा डेटा है ना, इसमें बहुत सारे आपके क्या है, साइड्स है, बहुत सारे आपके क्या है यहाँ पे कॉलम्स हैं, ठीक है। इसमें से मैं चाहूंगा टोटल इस पूरे के पूरे डेटा में से मैं ना पूरे 6 कॉलम्स उठाना चाहूंगा, ठीक है। 6 कॉलम जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वही डेटा गैदर मैं करूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना टोटल मेरे पास कितने यहाँ पे कॉलम से एक बार एक डेटा को उठा भी लेता हूं, ठीक है। कहां पे थी हमारी इंडियन मूवी DDLJ, ये थी आपकी DDLJ। देखिए यहाँ पे कितने सारे मेरे पास जो है डेटा है ना। क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब मेरे पास यहाँ पे 14 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरीके से देखें तो यहाँ पे टोटल कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे 14 कॉलम्स है इस पूरे के पूरे डेटा के अंदर। प्लस इस पेज के अंदर, पेज नंबर 1 के अंदर कितनी मूवीज है, यहाँ पे 20 मूवीज है। तो यहाँ पे कितने रो हैं मेरे पास, 20 रो हैं। तो मेरा जो डेटा फ्रेम बनेगा कैसे बनेगा, 14 कॉलम्स ऊपर रहेंगे और नीचे में यहाँ पे 1 से लेके 20 यहाँ पे रो होंगे। तो एक आप समझ पा रहे हैं कि डेटा जो है किस तरीके से हमको दिखना चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पे 14 की जगह केवल और केवल 6 कॉलम्स मैं यूज करूं, बाकी की बाकी कॉलम्स की मुझे जरूरत नहीं है मेरे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम लोग यहाँ पे 6 कॉलम लें। ठीक है, इस तरीके से टोटल यहाँ पे 6 कॉलम ले और इसके जो रो हैं उसमें 1 से लेके 20 यहाँ पे जो है रो देखें पेज वाइज यहाँ पर एक एक करके। तो चलिए हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जेसॉन फाइल के थ्रू हम लोग को यहाँ पे लेके जाना है उसको। तो यहाँ से हम लोग जो है अपने पाइथन कोड को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने कोई भी जुपिटर नोटबुक में कोड नहीं लिखा है, अभी तक हमने केवल एपीआई से हम लोग एपीआई की जनरेट किए हैं, एपीआई की में जाके जेसॉन फाइल में अपने डेटा को रखें। अब उस एपीआई की के थ्रू हमारे पाइथन के अंदर हमारे जो जुपिटर नोटबुक है उसके अंदर डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसका जो कोडिंग है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारी जुपिटर नोटबुक के यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। हमने इंस्टॉल पहले भी किया हुआ है और इंस्टॉल करने के बाद कोड भी हम लोग डे नंबर 3 में लिख चुके हैं। तो मैं यहाँ पे जाके जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी जाके जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, थोड़ा ये टाइम लेगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। और जो भी वीडियो को ना बाद में देखता है, लाइव क्लास में नहीं देख पाता है, तो भी ना मुझे एक बार एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो, तो मुझे भी पता चले कि कितने लोग यहां तक वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट अपना फीडबैक ही दे दिया करो कि आप लोग को क्लियर है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे और क्या चीजें यहाँ पे जो है क्या चीजों पे यहाँ पे और ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो देखिए मैंने जुपिटर नोटबुक अपना ओपन कर लिया है, आप लोग भी अपनी जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग हमारे फोल्डर्स को ओपन करते हैं। मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, ठीक है, निशांत पाइथन फाइल्स के नाम से। और यहाँ पे जो हमारी डे नंबर 3 की जो हमारी क्लास थी उसकी फाइल को यहाँ पे मैंने डाल दी है। डे नंबर 4 की क्लास की फाइल में अभी हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, मतलब फोल्डर में काम करना हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो ये जो फोल्डर है इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे एक जो फोल्डर है उसको यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। मैं डे नंबर 4 का यहाँ पे फोल्डर बना लिया हूँ जुपिटर नोटबुक का। अब डे नंबर 4 के अंदर जाके मैं यहाँ न्यू पे जाता हूँ और पाइथन 3, यहाँ पे जो पाइथन 3 लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट फाइल हमारी जो है ओपन करता हूँ। नोटबुक हम लोग जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। नोटबुक को मैं आप लोगों को गिटहब में जो है प्रोवाइड कर दूंगा। मैं एक बात और बता देता हूँ कि मैंने कहाँ पे गिटहब में आपको मिलेगा, आपको ना मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे github.com में आपको जाना है, ठीक है, ये आपका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। डे 1, डे 2 और डे 3 की फाइल्स मैंने वहां पे डेटा जो है वहां पे डाल दिया है। जो भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो हमारे ऐप का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग वहां पे जाके भी जो है डेटा फाइल उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है द आई स्केल के नाम से मैंने एक नया बना दिया है हमारी जो गिटहब की जो फाइल्स है उसको। देखिए यहाँ पे मैंने github.com/theiScale ओपन किया है। यहाँ पर आप देखिए रिपोजिटरी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है 30 डेज मशीन लर्निंग की। इसको आप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया है। डे 1 का फोल्डर है ये आपका, ये डे 2 का फोल्डर है और डे 3 का फोल्डर है। देखिए यहाँ पे डे 3 का फोल्डर है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे के सारे डेटा सेट डाल दिया है। लेकिन नोट्स जो है आपको ये जो पीडीएफ में जो नोट्स है ये आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए आपको नोट्स यूज करना है, बिकॉज कभी भी मेरे को अपडेट करना है तो मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अपने नोट्स को अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। जो आपको डेटा साइंस के फ्री डेटा साइंस के कोर्स में एनरोल करने के बाद नोट्स मिल जाएगा। और डेटा सेट आप डायरेक्टली चाहें तो आप गिटहब से यहाँ पे जाके डेटा सेट को भी यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे आपसे एक सजेशन रहेगा कि आप जरूर से जरूर एक बार जाके नोट्स को देख लें। जो लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वही लोग यहाँ पे जाके गिटहब में सारी चीजों को देखें। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं डे नंबर 4 का, ठीक है। कैसे देंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपना जो हेडिंग है उसको लिख देते हैं डे 4, ठीक है, हैश लिख देते हैं डे 4 मशीन लर्निंग क्लास, ठीक है। ये हम लोग हेडिंग दे देते हैं।
कोड में जाके यहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको जो है रन कर लेते हैं। ये हमारी डे नंबर मशीन लर्निंग की जो क्लास है इसका हमने हेडिंग दे दिया है। अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए डे नंबर 4 की जो हमारी जो मशीन लर्निंग की क्लास है ना, उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग मैंने क्या दिया है, अच्छा ठीक है चलो ये एक बार हम करते हैं, हेडिंग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे पूरा ही लिख लेते हैं जो नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी हेडिंग देते रहा करो क्योंकि सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो। अब ना हम लोग सबसे पहले जो स्टेप करेंगे वो क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग हमारी पांडा लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे, और एक और लाइब्रेरी के बारे में आपको बता देता हूं, उसको भी हम लोग यहाँ पे जाके इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पांडा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, और एक जो हमारी लाइब्रेरी है रिक्वेस्ट जो लाइब्रेरी है इसको भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, लिखता हूं और यहाँ पे इसको रन कर लेता हूं। पहला स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया है। अब जो दूसरा स्टेप है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एपीआई की को ना यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी एपीआई की को लेके आएंगे और उस एपीआई की को यहाँ पे जो है एंटर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, एपीआई की को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना। एपीआई की को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं, यहाँ पे ना मैं पेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से सारी चीजें स्टेप जो है पता रहे। यहाँ पे हम लोग मार्कडाउन कर लेते हैं, एपीआई की को हम लोग पेस्ट कर रहे हैं। कौन सी एपीआई की पेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ये जो हमारी जेसॉन वाली जो एपीआई की है ना, इसको हम लोग लाके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको कोड जो है यहाँ पे एक कोड को यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये नोट्स में मैंने कोड को डाल भी दिया है आपको यहाँ पे, ताकि हर चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो। मैंने ना रिस्पॉन्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। मैंने क्या किया है, ये जो हम लोग इंपोर्ट किए ना जो हमारी लाइब्रेरी को, रिक्वेस्ट को, उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है डॉट गेट करके, और इसको इक्वल टू करके एक रिस्पॉन्स स्टेटस इसका बना दिया है। ठीक है, और इसके अंदर जाकर हम लोग क्या करेंगे, वो जो लिंक है उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो ये क्या होगी, हमारी जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे एज ए रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये जो लिंक है हमारा एपीआई का, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिंक उठाते हैं, ये जो लिंक है हमारा जेसॉन फाइल का, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना होगा हमें। यहाँ पे मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे इसको डाल देता हूँ। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। ये हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस पूरे की पूरे डेटा सेट में, ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, केवल और केवल 6 हम लोगों को ना यहाँ पर कॉलम्स लेने हैं। वो कौन कौन से कॉलम्स होंगे उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ना कुछ कॉलम्स पहले से देख के रखे हुए हैं, आईडी, ठीक है, क्या क्या हम लोग ले सकते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। मैं वापस से जेसॉन फाइल ओपन कर लेता हूँ। हम लोग ले लेंगे यहाँ पे आईडी ले लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग ले लेंगे टाइटल, आईडी हो गया, टाइटल हो गया, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे पॉपुलैरिटी ले लेंगे। ठीक है, और क्या ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वोट काउंट ले सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आईडी हो गया, टाइटल हो गया, रिलीज डेट हो गया, ओवरव्यू हो गया, पॉपुलैरिटी हो गया और वोट एवरेज हो गया। ये टोटल की टोटल 6 कॉलम्स हम लोग लेंगे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आईडी हो गया, ठीक है, ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका वोट एवरेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ओवरव्यू हो गया, ठीक है, ओवरव्यू जो मूवी है उसके अकॉर्डिंग, है ना, और एक रिलीज डेट हो गया। तो टोटल आपका 1 2 3 4 5 और एक और क्या चीज बच रहा है, पॉपुलैरिटी हो गया, ये हो गया 6। ये 6 जो है मैं यहाँ पे कॉलम लेना चाहूंगा। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ, और यहाँ पे जो कोड है इसको मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस कोड को लिख लेता हूँ। ठीक है, इस कोड को मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ और इसको यहाँ पे जो है लिखते भी जाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं और हमारा जो सेकंड जो यहाँ पे कोड है, ठीक है, इसका जो है एपीआई की हमने पेस्ट कर दी। इस स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो। हम लोग यहाँ पे जो है 6 कॉलम जो है, ठीक है, 6 कॉलम को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर, मतलब 6 कॉलम को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट जो करने वाले हैं उसका यहाँ पे कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में इसको लिख दिया है।
आप देख लीजिएगा, इसका मार्कडाउन कुछ भी आप बना सकते हैं अपना याद रखने के लिए। मैंने बस केवल आपको यहाँ पे समझ में आए इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे pd.data_frame एक डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डेटा फ्रेम मैंने लिया है और इसके अंदर response.json लिखा है, यहाँ पे response.json लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स आपका स्टेटस है ना, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस जेसॉन फाइल में जो ऊपर जो मेरा रिक्वेस्ट है, जो इसको मैंने स्टोर करके रखाया हुआ है रिस्पॉन्स के अंदर, इस रिस्पॉन्स के अंदर मैं जाके क्या कर रहा हूँ, इस रिस्पॉन्स के अंदर जेसॉन फाइल से रिजल्ट्स को जो एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। आईडी, टाइटल, रिलीज डेट, ओवरव्यू, पॉपुलैरिटी और वोट एवरेज, ठीक है। किससे ले रहा हूं, वो जो फ्रेम है ना उससे, ठीक है। और एक काम और करते हैं, यहां पे जाके ना एक डेटा फ्रेम मैं बना लेता हूं। यहां पे मैं जाता हूं, इसके आगे मैं लिखता हूं df इक्वल टू, ठीक है, जिससे कि मैं इसको यहां पे डेटा फ्रेम को रन करके देख सकूं। मैंने एक डेटा फ्रेम के अंदर इसको डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ एक बार और डेटा फ्रेम को यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और हेडिंग दे देता हूँ, डेटा फ्रेम शो, ठीक है। डेटा फ्रेम को शो करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो मैंने df को यहाँ पे जो है रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं df लिखता हूँ, ठीक है, और इसको एक बार ना मैं रन कर रहा हूँ, देखिएगा क्या क्या चीज यहाँ पे आ गई। यहाँ पे सक्सेसफुली मेरे की पूरे जो पेज नंबर 1 है ना, पेज नंबर 1 के पूरे जो कॉलम्स हैं, 20 जो हमारे जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। हमने हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको यहाँ पे फर्स्ट लेवल जो है इसको यहाँ पे देख लिया है। क्या था ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो जेसॉन फाइल है ना, उस जेसॉन फाइल में क्या थे आपके पेज नंबर 1 के अंदर, पेज नंबर 1 के अंदर 20 थे आपके क्या रो, मैंने बताया था। और आपके ना 14 यहाँ पे कॉलम थे, 14 में से मैंने चाहा था कि केवल सेलेक्टेड 6 कॉलम को ही मैं यहाँ पे उठा के लेके आ पाऊँ, फैच कर पाऊँ। तो आपका 1 2 3 4 5 6 ये आपके क्या हो गए, पूरे के पूरे 6 कॉलम हो गए। ये 1 2 3 4 5 और ये आपके क्या हो गए 6, ठीक है। नंबरिंग में दे देता हूँ 3 4 5 और 6 आपके क्या हो गए कॉलम्स आ गए। और पूरे के पूरे 0 से लेके 20 तक के जो है मेरे यहाँ पे पेज नंबर 1 के पूरे यहाँ पे रो आ गए। तो हमने क्या किया, 6 × 20 क्रॉस का एक पेज नंबर 1 यहाँ पे हम लोग क्या करके लेके आ गए, एक्सेस करके लेके आ गए। अब आप इसको ना रियल टाइम प्रॉब्लम से समझिए। एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर आप काम कर रहे हो, आपको एक डेटा दे दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि एक वेबसाइट के एपीआई से आपको डेटा को उठा के लेके आना है। तो आप कैसे उठाओगे, आपको एक एपीआई की मिलेगी, उस एपीआई की को आप यूज करोगे, उसको जेसॉन फाइल के फॉर्मेट में चेंज करोगे, या फिर मान लीजिए डायरेक्ट जेसॉन फाइल ही आपको मिल गई, ठीक है। उसके थ्रू आप जाओगे, डेटा को इंपोर्ट करोगे और इस तरीके से यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को उठा के फैच करके लेके आ जाओगे। ये तो हुई हमारी पेज नंबर 1 की बात, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है कि मुझे ना पेज नंबर 1 के साथ साथ मुझे यहाँ पे पेज नंबर 2 का भी डेटा उठाना है, ठीक है। ये तो पेज नंबर 1 का था, पेज नंबर 2 का भी डेटा उठाना है। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, इतने सारे पेजेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको देख लेते हैं, पेज नंबर 2 को भी देख लेते हैं। ये तो पेज नंबर 1 हो गया। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे यदि मैंने यहाँ पे ना डेटा df लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरे के पूरे 20 आ गए। अब मैं ना इसमें से टोटल टॉप 5 देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, डॉट हेड लिख लूंगा, ठीक है। टोटल हेड जो हमारी 5 है ना, इसको यहां पे जाके रन करता हूं। तो यहां पर देखिए टॉप 5 मेरी आ गई। पहला क्या हो गया, द गॉडफादर जो हमने देखा था, शॉशैंक रिडेम्पशन हो गया, फिर गॉडफादर पार्ट 2 हो गया। ये वही डेटा है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जेसॉन के अंदर, है ना। उसके बाद यहाँ पे स्प्लेंडर लिस्ट कुछ एक मूवी है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद 5th नंबर में आ गई हमारी DDL जो इंडियन मूवी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा था वो डेटा को क्या किया, वहां से उठा के डेटा को फैच किया हमारे एपीआई के थ्रू। मैंने ये कोई भी डेटा को क्या किया है अपने मशीन के अंदर, आप देखिए मेरी जो मशीन है यहाँ पे कोई भी मेरा डे नंबर 4 के अंदर डेटा नहीं है। पूरा की पूरा डेटा कहाँ से आ रहा है, मेरे एपीआई से आ रहा है, मेरे सर्वर से आ रहा है, ठीक है। जो वेबसाइट से मैं एपीआई की के थ्रू लेके आ रहा हूं वहां से आ रहा है। यहाँ पे पिछले बार में क्या किए थे, डे नंबर 3 में पूरा की पूरा डेटा हमने क्या डाला था, जो जो जरूरत थी वो पूरा का पूरा डे नंबर 3 के अंदर हमने यहाँ पे डेटा डाला हुआ था। देखिए सब डेटा जेसॉन की फाइल, सीएसवी फाइल, ये सब हमने हमारे मशीन में डाली हुई थी। लेकिन डे नंबर 4 में क्या हो रहा है, डे नंबर 4 में
ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पूरा की पूरा जो काम हो रहा है वो कोड के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक तरीके से आपका एक माइनर प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट जो है बन सकता है, कि आप जेसॉन से कैसे अपने पाइथन में फाइल को लेके आते हैं, वो भी आप यहाँ पे अपने रिज्यूम में डाल सकते हो, यदि आप एकदम बिगनर हो तब, है ना। मशीन लर्निंग का तो प्रोजेक्ट है नहीं ये, लेकिन आपको यहाँ पर एक मिनी प्रोजेक्ट की तरह भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। जो एकदम फ्रेशर है, जो एकदम नया फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा है, वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट्स वगैरह, जो छोटे प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, माइनर मिनी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, उसमें भी हम लोग ये चीज जो है देख सकते हैं। अब आपने क्या किया, अपनी TMDB वेबसाइट से पेज नंबर 1 का डेटा लेके आ गए। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर मेरे को ना पेज नंबर 5 का डेटा भी चाहिए, अब मैं क्या करूंगा उसके लिए। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और यहाँ पे ना कोड लिखते हैं, ठीक है। उसको मैं नए डेटा फ्रेम पे डालूंगा उस कोड को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जाता हूं और पेज, सबसे पहले जो रिस्पॉन्स स्टेटस है, ये ऊपर वाला जो पेज है ना, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में जो पेज नंबर 1 है, मैं आपको एक बार हाईलाइट भी कर लेता हूँ, मैग्नीफाई कर लेता हूँ इसको। देखिए जो पेज नंबर 1 लिखा है ना, यहाँ पे जाके हम लोग पेज नंबर 5 कर देंगे, ठीक है। पेज नंबर 5 का मुझे चाहिए था कंटेंट यहाँ पे, तो पेज नंबर 5 में इसको यहाँ पे कर देता हूँ। एक काम करते हैं यार, हम लोग ना यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, जिससे कि आप लोग को सारी चीजें पता हो, है ना। गेट ए डेटा फ्रॉम पेज 5, ठीक है। इसको यहाँ पे दे देते हैं और इसका एक हेडिंग यहाँ पे मार्कडाउन बना लेते हैं। ठीक है, हो गया हमारा काम। अब जाएंगे यहाँ पे जो लास्ट में जो URL है ना, इस URL में पेज नंबर 1 जो लिखा है, इसको पेज नंबर 1 की जगह पेज नंबर 5 कर देंगे। तो क्या होगा, उस API की में वो जाएगा जो हमारे कितने पेज हैं यहाँ पे, ठीक है। पेज 449, टोटल 449 पेजेस हैं, उसमें जाएगा। पर्टिकुलर जो भी पेज नंबर 1 से हम लोगों ने देखा ना, अब वो पेज नंबर 5 से उठाएगा डेटा, ठीक है। इस तरीके से डेटा को आपको उठा के लाना होता है API के थ्रू। वैसे ही IRCTC के अंदर भी होता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर उस ट्रेन में जाता है, उस ट्रेन के पेज पे जाता है, उसका पैसेंजर देखता है, PNR मैच करता है और वहां पे आपको डेटा जो है विद इन सेकंड में दिखा देता है। यही काम होता है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, केवल API की के थ्रू काम हुआ, वहां पे भी ऐसे ही होता है ना। आपका डेटा कोई भी चोरी नहीं करता है, आपको डेटा का एक API एक्सेस मिल जाता है, पर्टिकुलर वो वहां जाता है और वहां से डेटा को लेके आ जाता है। वैसी चीज वेटर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आप एज ए रेस्टोरेंट पे जाते हो, वेटर को अपने मेन्यू बताते हो, वेटर बताता है भाई ये मेन्यू है, उस मेन्यू के थ्रू आप वेटर को एक कमांड देते हो, वेटर जाता है शेफ को बोलता है और शेफ वहां पे आपको उस डिश को क्रिएट कर देता है, उसके बाद लाके आपको दे देता है। वही काम API यहाँ पे करता है। तो मैं इसको जाता हूँ और इसको रन करता हूँ। हमने इसको सक्सेसफुली रन कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमको करना क्या है, वही सेकंड स्टेप करना है, ठीक है। वो जो है 6 कॉलम को हम लोग को शॉर्ट लिस्टेड करना है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डेटा फ्रेम जो है ना, डेटा फ्रेम का नाम चेंज कर देते हैं, इसको DF1 कर देते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ पे जाके मैं रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो डेटा फ्रेम पहला तो जो था उसको मैंने DF करके कर दिया था, यहाँ पे मैं DF1 कर देता हूँ, ठीक है। तो DF1 को मैं यहाँ रन करा के दिखाता हूँ। इस डेटा फ्रेम नंबर 1 के अंदर क्या क्या आ गया, रन जैसे ही करते हैं, देखिए ये पेज नंबर 5 का ना 20 क्या आ गया मेरे पास, कॉलम्स आ गए। पेज नंबर 5 में देखिए यहाँ पे वो सब मूवी नहीं है जो मूवी पेज नंबर 1 में थी, वुमन इन द ड्यून्स, ओल्ड बॉय, ठीक है, वी ऑल लव ईच अदर सो मच, द लेजेंड 90, द शॉप अराउंड द कॉर्नर, आपको पता है 5 नंबर में DDLJ थी और वहां पे गॉडफादर मूवी नंबर 1 थी, ठीक है। यहाँ पे पूरा के पूरा पेज नंबर 5 के अकॉर्डिंग मेरा क्या आ गया है, 20 रो आ गया है, ठीक है, और 6 यहाँ पे कॉलम आ गया। तो मैंने पेज वाइज यहाँ पे क्या उठाया है, डेटा को उठा के एप्स के थ्रू फैच करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है। हमने 2 पेज देख लिया। ऐसे हम लोग कितने दे सकते हैं, 450, जितने भी यहाँ पे 449 जितने भी पेजेस है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने API के थ्रू यहाँ पे कैसे डेटा को जो है स्क्रैप करके उठा के लेके, स्क्रैप तो नहीं बोलूंगा, वेब स्क्रैपिंग अलग दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। डेटा को API की के थ्रू कैसे हम लोग एक्सेस करके लेके आते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया डेटा गैदरिंग के अंदर। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा एडवांस और जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक कमांड बताता हूं, ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं। डेटा फ्रेम 1, ठीक है, डेटा फ्रेम 1 डॉट हेड करूं क्या, मैं आपके लिए एक बार हेड भी रन कर देता हूं, ठीक है। टोटल टॉप 5 यहाँ पे देख पाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे मुझे हेड करना था। यहाँ पे एक काम करते हैं, डेटा फ्रेम 1 डॉट शेप लेते हैं, ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट 1 शेप लेते हैं, रन करते हैं। आपको शेप दिखा रहा है 20/6 का, मतलब 6 यहाँ पे कॉलम हमारे हो गए और 20 हमारे क्या हो गई, रो हो गई, ठीक है। अब ना
मैं क्या करूँगा, इसको ना CSV में चाहूँगा कि ये जो फाइल है CSV में मेरी जो है चले जाए, ठीक है। तो मैं डेटा फ्रेम 1 टू CSV में कोशिश करते हैं इसको रन करने की। लास्ट में हमने देखा था ये, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं हम लोग, फिर डेटा फ्रेम 1 को यहाँ पे रन करते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी डेटा फ्रेम 1 की जो फाइल है वो CSV movie.csv में क्या हो जाएगी, हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये फाइल मैं आपको जो है हमारे GitHub के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जब हमारे 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग पे जाओगे तो यहाँ पे आपको डे नंबर 4 पे मैं बना के जो हमारा पेज नंबर 5 और पेज नंबर 1 का जो फाइल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम लोग एक बार हमारे जो स्टेप्स है उसको कंक्लूड करते हैं कि हम लोगों ने कैसे API के थ्रू अपने डेटा को लेकर आया, ठीक है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वेबसाइट में लेके गया, TMDB की हमारी लाइव वेबसाइट में हम लोग गए। इस वेबसाइट में जाने के बाद हम लोगों ने लॉगिन किया। लॉगिन में जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेटिंग्स में गए हम लोग। ये आपका सेटिंग्स वाला सेक्शन है। यहाँ पर आपको जाने के बाद API आपको शो होगा, ठीक है। API वाला सेक्शन यहाँ पे शो होगा, आपको ये API वाला सेक्शन में चले जाना है। इसको जाने के बाद आपको ना यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरनी होगी, ठीक है। भर दीजिएगा, नॉर्मल रैंडम कुछ भी भर दीजिएगा, अपना एड्रेस फेक भी डाल सकते हैं, नाम वगैरह डाल सकते हैं। ईमेल आईडी सही होने चाहिए क्योंकि ईमेल वेरिफिकेशन के बाद ही आपको यहाँ पे ये API की मिलेगी। इस API की को लेने के बाद आपको क्या करना है, इस वेबसाइट को यहाँ पे जो है इसकी डेवलपर वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। इसका भी लिंक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। TMDB API आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी डेवलपर वेबसाइट मिल जाएगी और डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू भी आप यहाँ पे जा सकते हो। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। सर्च करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड की मेन्यू पे जाओगे, मूवी लिस्ट आपका सेक्शन मिलेगा। मूवी लिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप यहाँ पे टॉप रेटेड वाला जो सेक्शन है इसको क्लिक कर लोगे। क्लिक करने के बाद आप पाइथन पे जाओगे, यहाँ पे पाइथन को क्लिक करोगे। पाइथन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको URL मिल जाएगा, ठीक है। पाइथन पे क्लिक करने के बाद आपको ये फर्स्ट नंबर URL मिल जाएगा। इस URL में जाकर आपको बीच में जाके वहां पे जो आपकी जो वेबसाइट है उसका जो है यहाँ पे API की जो है, जो आपने यहाँ से API की बनाई थी, इसको यहाँ पे इस URL में पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे JSON फाइल मिल जाएगी। ये की कहाँ पे पेस्ट करना है, यही सबसे ज्यादा गलतियां होगी आप लोगों से, वो गलती ना हो इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस लिंक पे जाना है, की के बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद इस API की वाला सेक्शन है ना, रेड वाला सेक्शन को हटा देना है। यहाँ पे आपको की को पेस्ट कर लेना है। आपकी की आपको जनरेट करिए और यहाँ पे पेस्ट करिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है JSON फाइल यहाँ पे फॉर्मेट में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो जो डेटा है वो मिल जाएगा। इसको देखने के लिए मैंने JSON वीवर बताया। JSON वीवर के टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, वीवर को क्लिक करिए तो आपको पेज नंबर 1 का सारा डेटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जिससे कि आप दोनों डेटा को क्या कर सकते हो, सही डेटा मैं उठा रहा हूँ या नहीं उठा रहा हूँ उसको एक बार वेरीफाई कर सकते हो। इतना काम कर लेने के बाद हम लोग क्या किए, हमारे पाइथन जुपिटर नोटबुक में आ गए। पाइथन जुपिटर नोटबुक में आने के बाद आप यहाँ पे क्या किए, यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे पांडा एज PD फाइल को इंपोर्ट किए। अपना जो की वाला जो पेस्ट लिंक है उसका यहाँ पे कोड लिखिए, रिस्पॉन्स इक्वल टू request.get। उसके बाद यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए। कर दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे आप एक डेटा फ्रेम बनाए response.json लेके, जो हमारा कमांड है। जो जो आपको यहाँ पे कॉलम्स चाहिए थे वो कॉलम्स के आपने यहाँ पे जो हेड है उसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो डेटा है वो मिल जाता है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया, ये जो मूवीज है यहाँ पे जो डेटा है ना, इसको मैंने क्या किया, CSV में स्मार्टली तरीके से कन्वर्ट भी कर लिया। movie.csv करके डेटा फ्रेम 1 टू CSV करके movie.csv मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पर मेरा डेटा फ्रेम बन गया, ठीक है। देखिए movie.csv जो मैंने किया था इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास CSV फाइल एक बन जाएगी। ये पेज नंबर 5 का जो है डेटा है, ठीक है। movie.csv मैंने बना दिया। वैसे ही आपको यहाँ पे मूवी डॉट जो पेज जो हमारा डे नंबर 1 है उसका भी मैं आपको यहाँ पे बना के एक बार जो है शो कर देता हूँ, ठीक है। एक बार हम लोग जाते हैं, डेटा फ्रेम 1 में मैंने क्या रखा था, पेज नंबर 5 को रखा था, ठीक है। तो एक बार हम लोग डेटा फ्रेम नॉर्मल जो हमारा फर्स्ट नंबर डेटा फ्रेम है इसको यहाँ पे CSV में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेटा फ्रेम 1, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं मूवीज पेज 1, ठीक है। ये वाली CSV फाइल यहाँ पे बननी चाहिए। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे डेटा फ्रेम जो है इसको यहाँ पे जाके रन करता हूँ। देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स में, देखिए ये भी यहाँ पे पेज नंबर 1 वाली जो CSV फाइल है वो भी बन गई है। मैंने क्या किया, अभी मैंने जो डेटा उठाया था, कहां से उठाया था, API के थ्रू उठाया था, ठीक है। उस डेटा को एक CSV फाइल में कन्वर्ट भी कर दिया। ये हमने कब सीखा है, ये हमने हमारे डे नंबर 3 के अंदर सीखा है।
अब हम लोग डे नंबर 3 वाला जो CSV कमांड है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ तक हमने काम कर लिया है ना, पूरा हमारा जो आज सीखना था वो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल जो API के थ्रू कैसे लेके आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। डे नंबर 3 वाली फाइल में ओपन कर रहा हूँ। डे नंबर 3 वाली फाइल में मैंने आपको बताया था 13, 14 और 16, इसमें आप लोग को जो प्रॉब्लम आया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने गिटहब में अब जो फाइल है IPL वाली वो यहाँ पे डाल दी है। आपको यहाँ पे क्या करना है, उस डेटा सेट में एक्चुअल उस दिन प्रॉब्लम था, जो हमारा IPL वाला डेटा सेट था ना उसमें प्रॉब्लम था। इसको हम लोग 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नया टॉपिक, हमारे डे नंबर 4 का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा IPL मैच है, ये जो आपको जो डेटा फाइल हम लोगों ने 14, 15 के अंदर जो हम लोगों ने डाली थी ना, 13 और 14 के अंदर हम लोगों ने डाली थी ना IPL वाली, ये देखिए यहाँ पर हम लोग रीनेम वाला T नंबर 1 कर रहे थे तो यहाँ पे एरर हमारा शो हुआ था। एक्चुअल में ये जो CSV फाइल है ना इसमें प्रॉब्लम था, उस पूरी तरीके से प्री प्रोसेस नहीं हुई थी। मैंने जो फाइल का नेम यूज किया था ना वहां पे फाइल का नेम अलग था। देखिए यहाँ पे क्या था, IPL, उसके बाद स्पेस था, फिर मैच था, फिर उसके बाद ये यहाँ पे फाइल लिखी हुई थी, ठीक है। जबकि हमको क्या करना था, यहाँ पे नीचे जो फाइल है ना इसमें यहाँ पे अंडरस्कोर देना था, ठीक है। अंडरस्कोर मैंने वहां पे नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आई थी। और अभी जो हमने 16 के अंदर किया, जो काम किया CSV के थ्रू हम लोगों ने डेटा को लेके आया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए pd.read.csv यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेटा कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं। JSON और SQL में भी हम लोगों ने देख लिया है, तो बहुत ज्यादा मेजर वो प्रॉब्लम नहीं था 13 और 14 वाला, वो डेटा सेट में एक्चुअल प्रॉब्लम था। इसलिए डे नंबर 3 नंबर के अंदर, मशीन लर्निंग डे नंबर 3 के अंदर वो एरर आया था, उसको अभी के लिए आप इग्नोर कर दीजिए। हम लोग आगे चल के और भी डेटा सेट एंड टू एंड प्रोजेक्ट में काम करेंगे, वहां पे हम लोग उस डेटा सेट को सुधार के देख लेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें आपको जो प्रैक्टिकल पार्ट है, डे नंबर 4 का जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से बता दिया कि API के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को यहाँ पे लेके आते हैं और डेटा से हम लोग कैसे CSV में कन्वर्ट करते हैं, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ये मूवीज पेज नंबर 1 और मूवी जो पेज नंबर जो हमारा 5 है, ये दोनों फाइल मैं आपको कहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा मशीन लर्निंग का हमारा डे नंबर 4, और वहां पे मैं ये जो दोनों मूवी CSV की जो फाइल है और जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये जो PDF नोट्स है ये आपको मिल जाएगा हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो चलिए यहाँ तक हमारा काम जो है हो गया। डेटा गैदरिंग में हम लोगों ने 4 पार्ट जो हम लोग को देखने थे, वो 4 पार्ट में हम लोगों ने 3 पार्ट देख लिए हैं। मैं आज आपको आज के ही लेक्चर में एक साथ API के थ्रू कैसे स्क्रैप करते हैं और वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं, दोनों एक साथ नहीं बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग आज एक जो थ्योरी टॉपिक है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, फ्रेमिंग है मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को। तो हम लोगों ने डेटा गैदरिंग के अंदर क्या क्या देख लिया, CSV और JSON और SQL के थ्रू हम लोगों ने देख लिया डे नंबर 3 के अंदर, और आज हमारे डे नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने देख लिया फैचिंग डेटा फ्रॉम API। एक API के थ्रू कैसे डेटा को फैच करते हैं, डेटा गैदरिंग कैसे करते हैं, वो हमने देख लिया। अब बारी आ रही है हमारी फ्रेमिंग है मशीन लर्निंग प्रॉब्लम की, ठीक है। मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे, मैं आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा डे नंबर 4 की क्लास के अंदर कि एक रियल टाइम प्रॉब्लम को, मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम करते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट, आप कैसे डिस्कस करते हो, वो हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं, जो आज की क्लास का हमारा थ्योरी पार्ट है। प्रैक्टिकल वाला सेक्शन हमने देख लिया है, कोड वाला सेक्शन हमने देख लिया है, API के थ्रू हम लोग कैसे करते हैं। डे नंबर हमारी 5 जो होगी उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को फैच करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है और भी नया जो टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे EDA है या फिर फीचर इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है उस पे हम लोग मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेमिंग ए मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। जो भी लोगों को यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें सारी की सारी चीजें आप लोग को यहां तक क्लियर हुई है या नहीं हुई है। जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं हमारे इस लेक्चर को, बाद में देखेंगे, वो लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर यहां तक क्लियर हो गया तो मुझे एक बार बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग हमारे जो लेक्चर्स है उसको देख रहे हैं और क्या क्या उन लोगों को यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज का फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि आगे आगे चलने वाली जो हमारी जो और भी जो डेज आने वाली उसमें मैं इंप्रोवाइज कर सकूं चीजों को। तो आप अपने फीडबैक्स भी यहाँ पे दें, यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो मुझे भी एक बार बताएं, जिससे कि मुझे भी यहाँ पे जो है मोटिवेशन मिले आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोग को डिलीवर करने के लिए। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, जो भी लोग लाइव हैं क्लियर लिख दें एक बार, और कोई डाउट है तो भी मुझे एक बार ड्रॉप कर दें। हम लोग यहाँ पे फ्रेमिंग है मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को जो है स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो थ्योरी पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, फ्रेमिंग ए मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। देखो, मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को फ्रेम करने से पहले ना एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं हमारे डे नंबर 3 का नोट्स। ठीक है, मैं एक बार डे नंबर 3 का नोट्स हमारा ओपन करता हूं और वहां पे हम लोग क्या क्या चीज पढ़े थे वो एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। डे नंबर 3 पे आप देखिएगा क्या था, मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, जो हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, और आप यकीन मानिए कि आप यदि इस तरीके से चलोगे ना तो कभी भी आपको मशीन लर्निंग टफ नहीं लगने वाली है ना। पूरे के पूरे 30 डेज में यही काम होने वाला है और यही काम होता है पूरा की पूरा मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। पहला होता है काम फ्रेम द प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम लोग उस दिन डिस्कस नहीं किए थे काफी ज्यादा क्योंकि थ्योरी हो जाता। हमने डायरेक्ट मशीन लर्निंग डेवलपमेंट साइकिल को पढ़ने के बाद डेटा गैदरिंग में चले गए थे। 2 टाइप हम लोग देख लिए थे, आज हमारा 3rd टाइप देख लिए। 4th टाइप जो बचा हुआ है हमारा वो हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट डे नंबर 5 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे क्या, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू। हम लोग ना फ्रेम द प्रॉब्लम, पहला वाला जो सेक्शन है ना कि कैसे एक मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को फ्रेम किया जाता है, वही चीज हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग ईडीए, डेटा प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अभी इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डे नंबर 3 का जो हमारा नोट्स है ना उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो मशीन लर्निंग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट पार्ट होता है कि एक प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो हमारा आज का थोड़ा थ्योरी टॉपिक होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसको मैं आपको बताने वाला हूं एक बुक के लैंग्वेज से नहीं, मैं आपको इसको बताने वाला हूं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग डेटा क्यूरियस माइंड को नहीं देखेंगे आज के हमारे सेक्शन में, क्योंकि आप जब ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को समझ जाओगे ना तो आप एक डेटा क्यूरियस माइंड जो हम लोग डेली देखने वाले हैं उसको भी आप यहाँ पे समझ पाओगे और उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी पाओगे कि इस प्रॉब्लम का कैसे कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या हमारे व्यूअर्स हैं वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। यदि इस वीडियो को यदि 1 लाख लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 लाख तरीके से सोचने का तरीका हो सकता है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के हम लोग इस प्रॉब्लम को जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ आर्टिकल डाल दिए हैं, इसको भी एक बार ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग रेफरेंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, और मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और यहाँ पे हम लोग ना नेटफ्लिक्स का जो है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसको भी यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक केस स्टडी नेटफ्लिक्स की डाल दिया और एक आर्टिकल मैंने डाल दिया मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, वहां पे कंप्लीट डिटेल आप आर्टिकल को देख लीजिएगा। तो आज हमारा डेटा क्यूरियस माइंड भी जो है यहाँ पे जो है इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोलती है यहाँ पे डेफिनेशन। पहले हम लोग डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर अब उसको साधारण शब्दों में समझेंगे। After verify that your problem is best solving using either a predictive machine learning or generative AI approach, you are ready to frame your problem in ML terms. Your frame a problem is machine learning terms by completing the following tasks. फर्स्ट, डिफाइन द आइडियल आउटकम एंड मॉडल गोल। आपको पहले एक आइडियल आउटकम और मॉडल का गोल कि क्या आपको बनाना है ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। सेकंड, आइडेंटिफाई द मॉडल आउटपुट। थर्ड, डिफाइन सक्सेस मैट्रिक्स। डिफाइन सक्सेस मैट्रिक्स नाम याद रखिएगा। ठीक है, सक्सेस मैट्रिक्स है ना, इस पर हम लोग काफी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं अभी। ये सब चीजें आपको यहाँ पे होनी चाहिए, और ये पूरा आर्टिकल मैं यहाँ पर आपको ना थ्योरिटिकल फॉर्मेट में नहीं लेके जाऊंगा, आपको यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा डायरेक्ट केस स्टडी से, बिजनेस केस स्टडी पे। ठीक है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक यूज करूंगा नेटफ्लिक्स का। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मशीन लर्निंग का? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मैं यहाँ पे चाहता हूं, है ना, कि पहले तो ये बता दूं कि टोटल ना यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको जो है टू डू लिस्ट की तरह एक स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, पहला कि आप बिजनेस प्रॉब्लम मशीन लर्निंग का क्या है उसको आप पहले कन्वर्ट करोगे एक बिजनेस प्रॉब्लम को किसके, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के फॉर्मेट में या फिर मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि लास्ट एट द एंड आपको बिजनेस में कोई ना कोई आउटपुट होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये टोटल 7 स्टेप ही हो। ठीक है, मैंने आपको केवल 7 स्टेप बता रहा हूं जो मैंडेटरी है। हो सकता है इसके 10 स्टेप हो, किसी कंपनी में 15 स्टेप हो। आपको किसी प्रॉब्लम में ऐसा कोई प्रेडिक्टिव नहीं है, पहले से बता नहीं दिया जा रहा है कि केवल 7 स्टेप के थ्रू ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं केवल आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूं। ठीक है, पहला आपको बिजनेस प्रॉब्लम को एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है, पहला चीज।
दूसरा चीज आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम का कैसे आपको करना होता है कि कैसे आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है उसको आपको यहाँ पे रेक्टिफाई करना होता है। फिर आप यहाँ पे करंट सॉल्यूशन, अभी भी तो कुछ सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का, उस पर थोड़ा सा थिंक करना पड़ता है। फिर आपको डेटा को गैदर करना होता है, जो इस स्टेप में अभी हम लोग हैं, ठीक है। फिर आपको ना मैट्रिक्स टू मेजर, जो अभी मैंने आपको बताया था कि याद रखिएगा मैट्रिक्स एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी काम को करते हो तो एक मैट्रिक्स बनाते हो, ठीक है। एज ए डेटा साइंस टीम में आप काम करते हो तो एक मैट्रिक्स बनाते हो कि भाई ये चीज होगी तो ये चीज होगी, ठीक है। तो आप उस मैट्रिक्स को चेक करते हुए चलते हो कि क्या प्रॉब्लम जो बना रहे हो उसको आप सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप मेजर करते हुए चलते हो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कि आप एक डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आधा प्रोजेक्ट हो जाने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, इसको वापस से फिर से करना पड़ेगा। तो उसमें आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। पे पर आवर में आपके बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं, बहुत सारे आपके वर्क फोर्स लगता है, आपका रिसोर्स लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। तो आप ऐसा बीच में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको एक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड होना आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्कस कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी के थ्रू। मान लीजिए हम लोग जो केस स्टडी ले रहे हैं ना, वो हम लोग नेटफ्लिक्स की केस स्टडी ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला यूआरएल आप ओपन कर लीजिए, यहां पर आपको लिखा हुआ है यहां पर नेटफ्लिक्स में, ठीक है। नेटफ्लिक्स की एक मीटिंग चल रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी आर्टिकल को हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द कस्टमर चर्न रेट। इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए आप एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे हो, ठीक है। एक मैंने नेटफ्लिक्स की टीम की मीटिंग चल रही है, उस पे वहां पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे जा रहे हैं। पहले तो ये बता दूं कि आप एसोसिएट लेवल में काम करते हो तो आपकी एक डेटा साइंस की जो टीम होती है ना, उसमें आपको एक छोटा सा काम दे दिया जाता है। मान लीजिए ईडीए का काम दे दिए, मान लीजिए आपको डेटा प्रोसेसिंग का काम दे दिए, या फिर आपको बोला गया कि एक मशीन लर्निंग मॉडल है उसको आपको छोटा सा ट्रेन कराना है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे काम आपको दे देते हैं। और एज ए फ्रेशर आप उस कंपनी में हायर हो भी जाते हो तो वहां पे आप अकेले हायर नहीं हुए हो, आपके साथ मान लीजिए और 30 मान लीजिए या 40 आपके साथ मान लीजिए मशीन लर्निंग इंजीनियर एसोसिएट लेवल में हायर हुए, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने बोल दिया, मान लीजिए बड़ी कंपनी है उसमें हायर हुए, ठीक है। लेकिन उसमें एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वही बनेगा जो इस तरीके से थिंक करेगा, ठीक है। पूरे के पूरे 30 लोग नहीं बनेंगे। तो यदि आपको उस मीटिंग में जाने का मौका मिलता है और आप वहां पे उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हो, उस मीटिंग में हो सकता है आपके साथ वहां पे उस कंपनी के सीटीओ हो, ठीक है, उस कंपनी के सीईओ हो, ठीक है, उस कंपनी के बिजनेस एनालिस्ट हो, उस कंपनी में डेटा इंजीनियर के हेड आए, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए आप एज्यूम करो कि आप भी डेटा साइंस टीम में हेड बन के उस मीटिंग में गए हो, ठीक है। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि वहां पे मीटिंग में सीईओ ने या फिर इस कंपनी का जो चीफ बिजनेस ऑफिसर है सीबीओ ने ये बात को रखा कि हम लोगों को अपने इस कंपनी में रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। सीटीओ के पास बात आई, जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है उसके पास, उसने हैंडओवर दिया कि हाँ भाई हम लोग इसको कैसे कम कर सकते हैं। हम लोग या तो जो हमारे करंट अभी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उस सब्सक्राइबर को या इंक्रीज कर लें, ठीक है, या फिर हम लोग जो हमारे जो अभी जो करंटली कस्टमर है उसका जो चर्न रेट है, मतलब कि जो अभी सब्सक्राइब यूजर है वो लोग भी तो हर महीने जाते हैं ना। मान लीजिए हमारे 100 यूजर हैं, ठीक है, 100 से तो ज्यादा ही है, 100 मिलियन कर सकते हैं, या 100 मिलियन तो ज्यादा जगह 100 लाख करते हैं अभी, ठीक है। 100 लाख हमारे यूजर्स हैं, उसमें से मान लीजिए 98% जो है रहते हैं और 2% जो हमारे यूजर हैं वो हमारे हर महीने जो है या हर वीक जो है हमारे क्या होते हैं, चले जाते हैं। लेकिन क्या होता है 4% यूजर रोज नए भी आ जाते हैं, है ना। तो क्या होता है लोग जाते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यदि सब्सक्राइबर को नहीं बढ़ा सकते तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। यदि हम लोग सबसे पहले तो बात हो सकती है सिंपल सी कि सब्सक्राइबर बढ़ाना है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग बजट जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। मीटिंग में ये कहा गया तो सीईओ वहां पे एग्री नहीं हुआ कि नहीं भाई हमारे पास और ज्यादा फंड नहीं है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को कह दिया गया है कि इसी लिमिटेड बजट में काम करना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाना है। तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सीटीओ को कहा सीईओ ने, ठीक है, कि आप कैसे भी करके जो कस्टमर हमारे जा रहे हैं ना उन कस्टमर को आपको रोकना है, ठीक है। आपको चर्न रेट, हमारा जो चर्न रेट है जिसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं चर्न रेट, ठीक है, ये जो आपको लिखा हुआ है जो कस्टमर जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग चर्न रेट कहते हैं, ठीक है, टेक्निकल भाषा में। इसको आपको क्या करना है, कम करना है,
ठीक है भाई, अब ये बात डिस्कस हो गई। उस सीटीओ की जो मीटिंग है, सीटीओ ने पॉइंट किया आपके डेटा साइंस वालों को, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग वालों को, ठीक है, कि भाई एक काम करो, आप ऐसा एक मशीन लर्निंग मॉडल बताओ और आपके पास यहाँ पे 3 महीने का टाइम है, ठीक है, 3 मंथ का टाइम है, जिसमें हम लोग चर्न रेट हमारा अभी मान लीजिए 4% है। इस 4% को हम लोग को ज्यादा नहीं 0.5% को भी यदि हम लोग रोक लेंगे और 0.35% अपना चर्न रेट कर लेते हैं तो हमारा सब्सक्रिप्शन और रेवेन्यू जो है इंक्रीज हो जाएगा। ये आपकी मीटिंग का इंसाइट्स आया, ठीक है। पूरा उसी तरीके से समझा रहा हूं मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को, जो रियल टाइम प्रॉब्लम होती है। आज हम लोग इसीलिए हमारा जो डेटा क्यूरियस माइंड वाला जो सेक्शन है उसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि पूरा की पूरा हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है। और आगे भी आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि कैसे हम लोग बिजनेस प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास ये काम हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं यहाँ पे आपके दिमाग में मीटिंग में, ठीक है। नेटफ्लिक्स में मास्टर कस्टमर का रिटेंशन कितना है, ठीक है। 5 रीजन क्या हो सकते हैं कि ओटीटी की रेस में हम लोग पिछड़ गए हैं, मान लीजिए उस मीटिंग में ये सब चीजें डिस्कस हो रही है। आर्टिकल बहुत अच्छा आप देखिए, ठीक है। हम लोग क्यों लूज कर रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर को, क्या इंपैक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, क्या हमारी रिटेन होने की कस्टमर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब आपके मीटिंग्स के क्या एजेंडाज हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बात। अब क्या हो रहा है कि आप एज्यूम करके चलते चलो मेरे साथ साथ कि आप सही में यहां पर इस स्टेप को फॉलो कर रहे हो, है ना। अब क्या हो रहा है कि आप उस मीटिंग से निकले, उस मीटिंग से आप एक प्रॉब्लम लेके निकले। पहला प्रॉब्लम आप लेके निकले कि भाई मेरे को ना इस बिजनेस प्रॉब्लम को, कि क्या बिजनेस प्रॉब्लम है, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। आप सीईओ के साथ, फाउंडर के साथ बैठे हो, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। आप अब इस प्रॉब्लम को ना अपने टीम के पास जाओगे, आप क्योंकि एक डेटा साइंस हेड हो, आपका 10-5 साल का जो भी एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। अब आप अपने टीम के साथ जाओगे, अपनी डेटा साइंटिस्ट टीम के साथ। अब जाके आप ये प्रॉब्लम नहीं बोलोगे उस वहां पे कि हमको बिजनेस में जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करना है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पे जाके बोलोगे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यही है सबसे पहला स्टेप जो आपको थिंक करना है। इस बिजनेस प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर आप एक कह लें इजी भाषा में अभी के लिए, एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में आपको जो है यहां पे ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए बिजनेस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो एज ए सीटीओ के साथ आपने डिस्कस किया कि हमारा जो 4% चर्न रेट है इसको हम लोग को 0.5% कम करना है। आप अपनी टीम को बोलोगे कि हमारा ये मैथमेटिकल मॉडल है कि हमको चर्न रेट को कम करना है, 4% से लेके आना है हमारा 3.5% विद इन 2 मंथ में, 3 मंथ में, जो भी आपको टाइमलाइन आपके सीटीओ ने दी है उसके अकॉर्डिंग। और आपकी पूरी की पूरी टीम लग जाएगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दिन रात जो भी आपको जैसा भी करना है उसके थ्रू आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके देना है, ठीक है। अब आपका यहां से प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। तो पहला काम हमने कर लिया, अपने बिजनेस प्रॉब्लम को एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में या एक मैथमेटिकल मॉडल में हमने जो है कन्वर्ट कर लिया। प्रॉब्लम वही है, रेवेन्यू इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये फर्स्ट नंबर स्टेप जो है यहाँ पे कर लिए हैं। इंक्रीज करना है हमारे रेवेन्यू को, तो हम लोग एक डिक्रीज क्या करना है हमारे चर्न रेट को, ये हमने रेक्टिफाई कर लिया। अब आते हैं हम लोग अपने टीम के साथ डिस्कस करते हैं और आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब थिंक करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 20 लोग की आपकी टीम है, 20 लोग की टीम में आप थिंक करना स्टार्ट किए कि क्या कैसे कैसे ये चीज हो सकता है। पहला तो हम लोग सर डायरेक्ट जाके सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट दे दें, ठीक है। ये एक चीज हो सकता है कि जो सब्सक्रिप्शन है उसमें हम लोग डिस्काउंट दे दें। अब आप एज ए डेटा साइंटिस्ट हेड हो, आप उस टीम से होके, आप उस मीटिंग से होके आ चुके हो, आप बोलते हो कि सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट तो दे देंगे, लेकिन टीम का जो है ना बजट बहुत कम है, इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि रेवेन्यू तो इंक्रीज करना ही करना है। तो क्यों ना इस 100% यूजर में हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएं और उस मशीन लर्निंग मॉडल में ना हम लोग वही चीज उन्हीं को डिस्काउंट दें जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बोल रहा है कि इस कस्टमर को इतना % डिस्काउंट दें। इस कस्टमर को 2% डिस्काउंट देने में भी काम हो जाएगा। इस कस्टमर को इंटरनेट स्पीड का प्रॉब्लम आता है, इस कस्टमर को कुछ और प्रॉब्लम आता है, इसके थ्रू हम लोग अलग अलग डिस्काउंट दे सकें, है ना। एज के थ्रू भी हम लोग दिखा सकते हैं कि इस एज पर्सन वाले लोग की जो सीरीज है वो यहाँ पे लॉन्च होने वाली है, हैरी पॉटर का नया पार्ट आने वाला है, इतने लोगों ने हैरी पॉटर के फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं, तो नए पार्ट को इतने लोग देखेंगे, तो क्या इतने ही लोगों के डैशबोर्ड में हम लोग डिस्काउंट शो करें या उतने ही लोग को मैसेज जाए, ठीक है। एक तो ये मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग बना सकते हैं। अभी हम लोग थिंक कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कैसे चर्न रेट कम हो सकता है। एक चीज हो सकता है कि आपके टीम में किसी ने कहा कि सर कुछ लोग हैं, ठीक है,
उसके लिए ये हो सकता है कि उनको ना जो हमारा यूआई है, यूजर इंटरफेस जो है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा। एज जो है, मान लीजिए इंडिया है, उसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मतलब लिटरेट लोग तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। ठीक है, इंडिया के अंदर मान लीजिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जेंजी है वो पॉपुलेशन कम है। यहाँ पे मान लीजिए 50 ईयर्स प्लस वाले लोग हैं, तो इन लोग को प्रॉब्लम आता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूआई नेविगेट करने में। तो क्यों ना इनको एक वॉइस कमांड दे दिया जाए रिमोट के अंदर, जो अभी भी हमारे टीवी के अंदर मिलती है, जहां पे वो डायरेक्ट बटन दबाएं और अपने शो का नाम बोले और वो चीज यहां पे आ जाए। ठीक है भाई, ये भी यहां पे काम हो सकता है। फिर दूसरा, एक आपका एक टीम मेंबर बोल रहा है कि कंटेंट की डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा ना मैच नहीं हो रही है, ठीक है। ये आपको कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि कुछ परसेंट यूजर है उन लोग की ना इंडिया के अंदर इंटरनेट स्पीड बहुत गांव से रूरल एरिया से यूज करते हैं, इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, दैट्स वाई वो लोग यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल को नहीं सक्सेस करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, चर्न रेट इसके कारण जो है हमारा बढ़ जाता है। ये भी हम लोग फिक्स आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को बताना पड़ेगा अपने टेक्निकल सीटीओ को कि भाई इतने परसेंट लोग हैं, उस डेटा में से निकाल के ये डेटा है जिनका इंटरनेट स्पीड कम हो सकता है। ये भी एक मॉडल हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग थिंक कर रहे हैं। अब देखिए कितने तरीके हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम को थिंक करने का, इसलिए मैं आपको मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर होता है एक सेंटीमेंट स्कोर, कि पहले से मान लीजिए आपने एक सेंटीमेंट स्कोर बना रहे हो कि कितने लोग अभी क्रिकेट का मैच चलेगा तो देखेंगे, कितने लोग यहां पे हो सकता है कि अभी नेटफ्लिक्स के अंदर कोई नया लाइव रियलिटी शो का भी एक्सेस होने वाला है, तो उसके थ्रू भी आप यहां पे अपने चर्न रेट को कम कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम का तरीका। देख रहे हो कितने तरीके से यहां पे प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आपके ना दिमाग में ये आएगा कि भाई ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गया, लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन पहले नहीं सोचा गया था क्या? ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो पहले भी सोचा गया होगा, है ना। पिछले साल भी ये प्रॉब्लम आया होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे और लास्ट ईयर का चर्न रेट देखेंगे। चर्न रेट देखेंगे लास्ट ईयर का, और वहां पे क्या प्रेडिक्शन यूज हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन जो भी हमारे पास करंट सॉल्यूशन है उसके साथ मैच करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इनिशियल स्टार्टिंग का स्टेप्स। ये हो गया हमारा इनिशियल स्टार्टिंग का थिंकिंग करने का एक बेसिक स्टेप, ठीक है। इतना ज्यादा इजी तरीके से नहीं सोचा जाता जितना इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से थिंक किया जाता है। एक स्क्रम मास्टर के अंदर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से डाला जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ना कि यदि आपको एक मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक डेटा साइंटिस्ट की तरह काम करना है, तो आपको 100% टाइम मिला है ना, तो आपको 60% टाइम देना है यहीं पे। कहां तक, एक स्टेप नंबर 5 के पहले तक का, ठीक है, एक मैट्रिक्स बनाने के पहले तक का, है ना, कि आपको 60% टाइम देना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आपको एक पेड़ काटना है, उसके लिए आपको अपनी जो आपके जो टूल्स हैं, ठीक है, आपके जो सॉ है, आपकी जो आरी है, जो भी आप टूल यूज कर रहे हो, उसकी धार में आपको 60% टाइम देना है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, आपको इसी तरीके से मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को फ्रेम करना होता है। तो ये हो गए हमारे 3 स्टेप्स, ठीक है। अब बारी आ रही है जिस बारी में अभी हम लोग हैं, पहला डेटा गैदरिंग करने का स्टेप, कि भाई आपको डेटा को उठाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड डेटा क्या क्या चाहिए, तो आप क्या करोगे, अब एज ए डेटा इंजीनियरिंग टीम के पास जाओगे और उसको आप जाके बोलोगे कि मुझे ना अपनी जो टीम है उसमें हम लोगों ने ये प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, आप हमको अपने जो, जैसे अभी हम लोग एपीआई के थ्रू डेटा निकाले ना, हम लोग सीएसवी के थ्रू, जेसॉन के थ्रू, मैंने आपको बताया, वैसे ही आप उसको बोलोगे कि भाई मेरे को एपीआई के थ्रू ये डेटा का एक्सेस दो, या फिर आप बोलोगे मैं स्क्रैप करके डेटा को निकालूंगा, जो आपका काम अधिकतर होता नहीं है। डेटा इंजीनियरिंग टीम एक डेडिकेटेड होती ही होती है, वो वहां पे आपको एक डेटा का वेयर हाउस बना के देगी, ठीक है। आपको एक डेटा का वेयर हाउस, अधिकतर यही होता है कि आपको एक डेटा वेयर हाउस प्रोवाइड कर दिया जाएगा डेटा इंजीनियरिंग टीम के थ्रू, जैसे कि आप जाके क्या करो, उस डेटा वेयर हाउस से डेटा को उठाओ, वहां पे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करो, जो भी आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग लगा रहे हो, अनसुपरवाइज मशीन लगा रहे हो, बैच मशीन लर्निंग लगा रहे हो, ऑनलाइन मशीन लर्निंग लगा रहे हो, जो भी चीज आप कर रहे हो उस डेटा वेयर हाउस से आप उस काम को करो, ठीक है, और मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करो। यह बोला जाएगा कि आप एपीआई की आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है, उस एपीआई की से आप अपने डेटा को उठा सकते हो, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए, मान लीजिए आपको चाहिए कि भाई हमको चाहिए एग्जैक्ट डेट, कुछ डेट्स हमको चाहिए, ठीक है, कि यूजर कब आया, कब उसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, ये डेट आपको चाहिए। वॉच टाइम आपको चाहिए, ठीक है,
आपको वॉच टाइम चाहिए कि कौन कितना टाइम यहाँ पे लेता है, रात के समय कौन कितना यूज करता है, दिन के समय कौन कितना यूज करता है, पर्टिकुलर उसका ऑन एन एवरेज नेटफ्लिक्स में कितना टाइम जाता है, ये आपको चाहिए। आपको यहाँ पे चाहिए सर्च रिजल्ट का मैचिंग, कि भाई मैं जाता हूं और वहां पे ना कुछ एक सीरीज को सर्च करता हूं लेकिन वहां पे मेरे पास रिजल्ट मैच नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चर्न रेट का। मुझे ये भी इनसाइट चाहिए। ये सब चीज मैं किसको बोल रहा हूं? अपने डेटा इंजीनियरिंग टीम को बोल रहा हूं, ठीक है। या फिर यदि मुझे मेरे पास एक डेडिकेटेड डेटा इंजीनियरिंग टीम नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सब चीज खुद से उठाना पड़ेगा, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया एपीआई के थ्रू कैसे हम लोग उठा के लेके आए। डे नंबर 1 लेके आए, सॉरी पेज नंबर 1 का डेटा लेके आए, पेज नंबर 5 का डेटा लेके आए। हमको टोटल 14 कॉलम्स नहीं चाहिए थे, टोटल सिर्फ 6 कॉलम्स चाहिए थे, हम लोग 6 कॉलम को लेके आए। वही चीज यहां पे हो रही है लेकिन एक बड़े लेवल में हो रही है, ठीक है। आपको पब्लिश डेट चाहिए, कौन कौन सा शो कब कब पब्लिश हुआ। आपको रिकमेंडेशन क्लिक चाहिए, एक रिकमेंडेशन मॉडल आपने बनाया हुआ है, उसमें आपको जैसे कि आप स्पोर्ट्स की मूवीज ज्यादा देखते हैं, ठीक है, तो रिकमेंडेशन में आपको स्पोर्ट्स की मूवी आना चालू हो जाएगी। तो वो क्लिक करता है कि नहीं करता है यूजर, वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती है या नहीं होती है, ये भी आपको चाहिए जो डेटा से, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट शो इन द मिडिल कंबाइंड डिस्कस विद द, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये सब चीजें आपको चाहिए। मान लीजिए एक नॉर्मल सा बेसिक सा चीज मैंने आपको बताया, ये सब चीज आपको चाहिए। अब आप कंबाइंड डिस्कस करोगे, ठीक है। किसके साथ कंबाइंड डिस्कस करोगे? डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ, जो आपको एक क्रिएट करके क्या देगी, एक डेटा का वेयर हाउस यहां पे आपको क्रिएट करके दे देगी। या एपीआई के थ्रू उठाओगे या वेब स्क्रैप करके लाओगे, कैसे भी आपको आपने अपना क्या किया, रिक्वायर्ड डेटा जो है आपने उठा के अपने पास लेके आ गए। अब आप क्या कर रहे हो भाई, ठीक है, डेटा लेके आ गया, मैं अपना मशीन लर्निंग मॉडल करना जो है स्टार्ट कर रहा हूं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, कुछ चेक पॉइंट्स बनाऊंगा, अपने जो मैट्रिक्स है कुछ बनाऊंगा कि भाई ये मैट्रिक्स मेरे ना फॉलो होते जाने चाहिए, ठीक है। ये होगा तभी मेरा ये होगा, ये होगा तभी मेरा ये होगा। एक पूरा की पूरा एक मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसको ना मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से मेजर करते जाऊंगा कि जो मैं बना रहा हूं प्रॉब्लम, वो लास्ट में मेरा 0.5% चर्न रेट कम करेगी या नहीं करेगी। या फिर ऐसा होगा कि मैं पूरे मशीन लर्निंग मॉडल को बनाया, 4.0% चर्न रेट है, पूरा मॉडल में बना दिया और लास्ट में पूरी की पूरी डेटा साइंस टीम पूरे मॉडल को अप्लाई कर दी और 3-4 महीने के बाद जो मॉडल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब हमारा चर्न रेट जो है 4.1 की जगह 4.2 हो जा रहा है और बढ़ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमने पहले से प्रिडिक्शन निकाल के रखी हुई है, पहले से हमने जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रखा गया है, उसका एक मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं और उसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि 60% टाइम पूरा की पूरा आपका पहले यहां पे देना होता है, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि मशीन लर्निंग मॉडल डायरेक्ट बनाना सीख जाऊंगा और मैं मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाऊंगा या डेटा साइंस इंजीनियर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। इसलिए मैं आपको 30 डे की सीरीज के अंदर पूरा की पूरा स्टेप वाइज आपको यहां पे लेके जा रहा हूं। कोई भी टॉपिक, एक भी टॉपिक आपको यहां पे स्किप नहीं करना है। आपकी सीरीज, आपका जो टाइम है यदि लंबा होता है तो भी चलेगा। ये पूरा की पूरा आपको एक बेसिक से एडवांस तक ले जाने का तरीका है, ठीक है। ये काम हो गया आपका। अब आप यहां पे स्टेप नंबर 6 पे जाते हो और यहां पे ऑनलाइन वर्सेस बैच मशीन लर्निंग मॉडल, ये स्टेप मैंने यहां पे डाला है और आपको बताया भी है डे नंबर 1 के अंदर, है ना, कि ऑनलाइन मशीन लर्निंग मॉडल और बैच मशीन लर्निंग मॉडल क्या होता है। ये आप यहां पे समझते हो, समझ चुके हो, पहले आपने डे नंबर 1 में देखा है, तो वो चीज आप यहां पे डिस्कस करोगे अपनी टीम के साथ, है ना। हम लोग एज ए एग्जाम्पल इसको देख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं होगा, है ना, और भी चीजें यहाँ पे स्टेप्स आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे फोकस करोगे अपने ट्रेनिंग मॉडल को और रीट्रेनिंग मॉडल को। एक मॉडल को आप ट्रेन करते हो और उसको वापस से फिर से आपको रिटेन करना है और वापस से आपको कहाँ पे डालना है, अपने ऑनलाइन सर्वर पे डालना है या फिर अपने ऑफलाइन सर्वर पे डालना है, जिसपे हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं, ऑनलाइन बैच मशीन लर्निंग पे और ऑफलाइन बैच मशीन लर्निंग पे। ये सब चीजें आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते अपने मशीन लर्निंग मॉडल को आप बना लिए हो और उसके बाद आप वापस से आधे से छोड़ के वापस से आप आगे जाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, आपको OLTP सिस्टम मतलब डेटा वेयर हाउस के अंदर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग एनेबल्स OLTP सिस्टम आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप रियल टाइम एग्जीक्यूट करते हो अपने लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट को, उसमें ट्रांजेक्शन करते हो नंबर ऑफ पीपल के डेटा को, ठीक है। टिपिकली ओवर ए इंटरनेट ये काम होता है जो आपको डेटा साइंस की टीम प्रोवाइड करती है, जहां से आप डेटाबेस के ट्रांजैक्शन को यूज करते हो और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, OLTP सिस्टम बोलते हैं। ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आप एज ए डेटा साइंस इंजीनियर काम कर रहे हो ऑनलाइन और बैच मशीन लर्निंग में, तो आप यहाँ पे कहाँ से डेटा उठाओगे, ठीक है। एंड टू एंड जब आप प्रोजेक्ट करोगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा भी कि कहाँ पे मैं आपका एक डेटा वेयर हाउस बना रहा हूँ और वहां से आपको कैसे डेटा OLTP सिस्टम के थ्रू बना के बता रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप बस जान लो OLTP का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग एनेबल्स, ठीक है। ये डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट होता है।
उसके बाद आप क्या करोगे, चेक अजम्पशन करोगे। ठीक है, आप केवल एक मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू यहां पे नहीं रह सकते हो। आपके लिए जो मशीन लर्निंग मॉडल आप बना रहे हो, ठीक है, वन मशीन लर्निंग मॉडल, वो जरूरी नहीं है कि वो हर कंट्री में काम करे, हर रीजन पे काम करे, हर टाइम पे काम करे। इंडिया के लिए अलग होगा, ठीक है, यूएसए के लिए अलग होगा, ठीक है, रशिया के लिए अलग होगा, चाइना के लिए अलग होगा, पाकिस्तान के लिए अलग होगा, ठीक है, बांग्लादेश के लिए अलग होगा, श्रीलंका के लिए अलग होगा। यहाँ पे तमिल पसंद की जाएगी, यहाँ उर्दू पसंद की जाएगी, यहाँ इसके रीजनल लैंग्वेज मराठी, हिंदी, जो भी चीज़ है वो यहाँ पे पसंद की जाएगी। यहाँ पे बांग्ला पसंद की जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पसंद की जाएगी, यहाँ पे रशियन, यहाँ पे चाइनीज, ठीक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका मशीन लर्निंग मॉडल यहाँ पे काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा चीज है। यदि आप किसी इस तरीके से बिग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो ना, तब आपके दिमाग भी जो है अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहां पर आपको जो आपकी मशीन लर्निंग की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे फ्रेम करना है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको यहां पे बताने की कोशिश की, नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेकर। आप यहां पे आर्टिकल को रीड कर सकते हो जाके। यहाँ पे नेटफ्लिक्स का पूरा की पूरा आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया है, उसके चर्न रेट कैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, मंथली एक्टिव चर्न रेट क्या है, ये एक्चुअल रियल प्रॉब्लम है ना, ऐसा नहीं कि मैं आपको नॉर्मल बता दे रहा हूं। इस मीटिंग में आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो की जा रही है। एप्पल टीवी का 15% है, ठीक है, यहाँ पर पीकॉक का 9% है, हुलू एक है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 4.3% है, नेटफ्लिक्स का 2.5% है। तो नेटफ्लिक्स ने कैसे चर्न रेट को कम किया, अपने 4% से कैसे 2.5 में लेके आया, इसकी पूरी केस स्टडी आपके पास है ना, आप इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने पूरी तरीके से यहाँ पर नेटफ्लिक्स के जो मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है उसको कैसे हम लोग यहाँ पे एक बिजनेस प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो हम लोग अपने पूरे के पूरे टॉपिक को सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज यहाँ पे चल रहे हैं। हमने आज हमारे प्रैक्टिकल जो हमारा कोड वाला सेक्शन है उसमें देख लिया कि हम लोग कैसे एक पैचिंग करते हैं डेटा को मशीन लर्निंग एपीआई के थ्रू, एक फ्रेमिंग मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करते हैं। मैंने केस स्टडी नेटफ्लिक्स के थ्रू आपको यहाँ पे डिटेल में काफी एक शॉर्ट फॉर्मेट में बता दिया, काफी डिटेल में आप देखना चाहते हो तो एक बार रीड आर्टिकल आप देख सकते हो। अब हम लोग हमारे डे नंबर 5 के अंदर स्टार्ट करेंगे हमारे वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को फैच करते हैं, और हमारा डेटा गैदरिंग वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग हमारे ईडीए में या फिर हमारा जो फीचर इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है वहां पे जाएंगे, वहां पर जो है हमारा जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग हमारे डे नंबर 5 में मिलेंगे। डे नंबर 4 की क्लास को आज हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि GitHub का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट करेंगे तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। डे नंबर 1, डे नंबर 2 और डे नंबर 3 और उसके बाद डे नंबर 4 का क्लास के बाद मैं यहाँ पे रिपोजिटरी बना दूंगा, आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके डेटा सेट ले सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बताइए, एक बार जरूर मुझे बताइए कि आप लोग को कोई रिक्वायरमेंट्स और है, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आती तो भी मुझे कमेंट बॉक्स से बताइए। यदि जो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो लोग जरूर से कमेंट करिए कि आपको अच्छा लगा लेक्चर, आगे और भी क्या चीजें आपको यहां से मेरे साइड से चाहिए वो सब चीजें मुझे बताइएगा जरूर से। उसके साथ ही साथ आप लोग को ये जो नोट्स है वो आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। GitHub का लिंक भी आपको मिल जाएगा। GitHub में आपको पूरे के पूरे डेटा सेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको जो है PDF में यदि आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, और आपको जो मेरा जो जुपिटर नोटबुक का कोड चाहिए, उसके लिए आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यूज करिएगा, ठीक है। अब उसके साथ ही साथ कुछ मेरे पास कमेंट आए थे पहले, वो ये कमेंट थे कि क्लास कब होती है, क्लास का टाइमिंग क्या है। यार ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा मेरे को और भी चीजें देखनी पड़ती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, मेरी जो और भी क्लासेस होती है उससे रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो मेरा टाइम है वो आप लोग को मैं थोड़ा सा गैप हो जाता है, जैसे हमारी मशीन लर्निंग डे नंबर 3 की जो क्लास थी और डे नंबर 4 की जो क्लास थी, इसमें थोड़ा सा बीच में गैप हो गया, मैं रेगुलर नहीं ले पा रहा हूं, 2 दिन 3 दिन के गैप में क्लास आपकी लाइव ले पा रहा हूं। तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जो क्लास का जो शेड्यूल है आपको वहां पे मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में फायदा भी ये है कि आप लोग को वहां पे और भी जो अपकमिंग लेक्चर्स हमारे आने वाले होते हैं वो भी वहां पे मिल जाएगी, जॉब की अपडेट्स भी आपको वहां पे समय समय पे मिलते रहेगी। तो आपको जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आपको हमारे
एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। वहां पर आपको ये जो पीडीएफ में नोट्स है ये आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये आपका जो नोट्स आपका दिख रहा है ना पीडीएफ फाइल, ये आपको वहां पे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको वहां पर ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ये जो जुपिटर नोटबुक का जो पीडीएफ है ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा। देखिए डे नंबर 3 का मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जो ये जुपिटर फाइल की जो फाइल जो होती है ना हमारी, ये पूरा के पूरा पीडीएफ बना के भी मैंने वहां पे डाल दिया है। इसके अलावा जो डेटा सेट है ये सारी चीजें मैंने गिटहब की रिपोजिटरी में डाल दिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग एक बार जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है, बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, और अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारी टीम, यदि मैं कोई कमेंट्स नहीं देख पाता हूं तो हमारी टीम डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करेगी, आपको गाइड करेगी। तो हम लोग मिलते हैं हमारे डे नंबर 5 पे। डे नंबर 5 में हम लोग हमारे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि डेटा गैदरिंग का जो हमारा वेब स्क्रैपिंग वाला सेक्शन है, और नए टॉपिक को भी हम लोग वहां पे, और भी नए टॉपिक जो है उसको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे डे नंबर 5 में। थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।